हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में यानी कि एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर को, क्योंकि ये है आपका वन शॉट। भाई इस वीडियो में हम लोग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो की हेल्प से पूरे चैप्टर को एक ही बारी में इन लिमिटेड आवर्स में कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? भाई किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मैं कहता हूं क्यों करते हैं, क्या जरूरी है करना। देखो भाई, रिप्रोडक्शन एक तो आपका जो एडवांटेज है ना उसके, हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज हो सकती है। देखो रिप्रोडक्शन यानी कि हम जानते हैं कि री मतलब हो गया अगेन और प्रोडक्शन हो गया यानी कि बनना, यानी कि रिप्रोड्यूस होना, यानी कि रिप्रोडक्शन जो हो गया हमारा वापस से अगेन बनना। इसके क्या एडवांटेज है, क्यों बन रहे हैं, अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? क्योंकि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो होती नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन किए भी पूरी लाइफ जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है। जैसे कि कोई इनफर्टाइल कपल है, ऐसे भी तो कपल्स होते हैं ना, ऐसे भी तो इंडिविजुअल हो जाते हैं कि भाई उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है रिप्रोडक्शन करने की। म्यूल आप लोगों ने सुना होगा, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए ऐसे, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ में रिप्रोडक्शन नहीं करते, नहीं कर पाते, राइट। तो यानी कि वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते, है ना। तो एक एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज क्या है कि वो स्पीशीज कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। अगर मैं स्पीशीज लेवल पे देखूं तो उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। ये बात मानोगे? क्या सर बिल्कुल मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीशीज अगर अपनी पूरे लाइफ स्पैन में एक कंटिन्यूअस, एक अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती तो वो यार वो जी नहीं पाएगी, है ना, राइट। मेरे ख्याल से दूसरे लाइफ प्रोसेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है ये तो हमें पता लग गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी हमें पता लगे कि वापस से बनना, यानी कि वैसा ही बनना, एग्जैक्ट वैसा बनना। एग्जैक्ट मेरा वैसा बनने से मतलब है कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन ही बनेगा, राइट, गैमेट्स इन्वॉल्व है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए या आरएनए। डीएनए हम पास कर रहे हैं, जैसे कि मेजरली डीएनए की बात करते हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में क्या पास हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, उसका जो यंगवन बना है उसके अंदर, इसको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना, पास होना कहते हैं। इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी शोइंग सिमिलर फीचर्स, जो एक सिमिलर फीचर्स को शो करते हैं। रिप्रोडक्शन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो। भाई दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स हम मेजरली यहां पे बात करते हैं बच्चों। एक हम बात करते हैं जहां पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और दूसरी तरफ जहां पे हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये टाइप्स तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुने होंगे। देखो बायोलॉजी में जब किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट, यानी कि यहाँ पे जो सेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं सेक्स सेल्स की, तो यहाँ सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि सेक्सुअल में हमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल एसेक्सुअल टाइप की बात करूं रिप्रोडक्शन में, तो ये काफी रैपिडली होता है, यानी कि काफी तेजी से होता है। जबकि मैं सेक्सुअल की अगर बात करूं तो ये थोड़ा टाइम लेता है। कैसा लेता है? टाइम लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइम कंज्यूमिंग है। कंज्यूमिंग तो मतलब ऐसे एक नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है। जैसे कि ह्यूमंस में देख लीजिए, एक जेस्टेशन पीरियड जो होता है गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद लगभग 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज ऊपर नीचे लगते हैं ना, तो मतलब एक थोड़ा सा टाइम लगता है। गैमेट्स फ्यूजन होते हैं, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, राइट। यहां पर जो इंडिविजुअल बन रहा है वो एग्जैक्ट कॉपीज हम बोल सकते हैं, क्लोन्स का वर्ड हम यूज कर सकते हैं यहां पे, कि एसेक्सुअल में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलती बच्चों हमें। वेरिएशंस मतलब कि जो अब जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस है ना, अब हम अगर देखें भाई अपने आसपास अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि हाँ, हम देख के पहचान सकते हैं कि पापा मम्मी और उनका यंगमन कौन है, आसानी से देख के बता सकते हैं। तो यानी कि वेरिएशंस हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। भाई मेल अलग गैमेट दे रहा है, फीमेल अलग गैमेट दे रही है, अलग अलग टाइप के, जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे वेरिएशंस कैसी होती हैं? यहां पर वेरिएशंस लेस होती हैं, जबकि यहां से बनने वाला जो इंडिविजुअल है उनके अंदर वेरिएशंस कैसी होती हैं? ज्यादा होती हैं। बच्चों छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े काम आती हैं आगे ये, राइट।
तो ये ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट है गैमेट्स की, यहाँ नहीं है, ये सारी बेसिक मुद्दे वाले बातें। भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज्यादातर जितने भी जब आप बात करेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो ये ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे ये अडॉप्ट होता है बाय दी हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं। बच्चों थोड़ा सा वन शॉट है ना, तो मैं मेजर जितने मुद्दे हैं कुछ बचे भी ना और सारी बातें कवर हो जाए, है ना, सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए, इसलिए वन शॉट यहाँ पे हम तैयार करते हैं। सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इनफर्टाइल ह्यूमंस के बारे में, है ना, म्यूल का हमने एक एग्जांपल लिया था। तो जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें, है ना, तो इसलिए हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं रखते। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चा लोग, ठीक है जी। चलिए, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि अभी हमने बात की, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कीवर्ड, विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ या द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो गैमेट्स की फ्यूजन हमें एज सच को देखने को नहीं मिलते, हमने कहा गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। डिफरेंस देखें, वो मेजर पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने अच्छे से बच्चा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कीवर्ड, ऑपोजिट सेक्स होते हैं, बिल्कुल अभी हमने बात की थी, अभी हमने कहा था कि मेल की इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है ना जी, दो ऑपोजिट सेक्स होते हैं, मेल गैमेट अलग दे रहा है, फीमेल गैमेट अलग है, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, अनदर कीवर्ड, ठीक है जी। पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन। अच्छे से रिकॉल हो रहे होंगे सारी चीजें, बहुत बढ़िया। तो जो तीसरी एक टाइप जो हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, भाई उस वेजिटेटिव पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि कोई एक नया प्लांट बन रहा है, सर हम रिप्रोडक्शन में बात करें कि कुछ नया कुछ बन रहा है, नया बन रहा है, री अगेन यानी कि वापस से बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी वापस बनेगा इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी, जैसे कि पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाय रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो बाय स्टेम आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, बाय लीफ आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये सारे पार्ट्स जो हैं ये इनको बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लीकेशन यानी कि कॉपी हो रही है उसकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन which can also consider as another type of reproduction। पढ़ेंगे इसके बारे में बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चलिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों लोग। सबसे इंपॉर्टेंट भाई फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, वेरी गुड, यानी क्या होता है, स्प्लिट होना यानी कि टूटना, फिजन। अब देखो जब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की, तो बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है टू, यानी कि दो में विभाजित होना। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बोलते हैं, वेरी गुड सर अमीबा, बहुत बढ़िया, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। उसी तरह से ये भी एक लेशमानिया आपके एनसीईआरटी में है, लेशमानिया का एग्जांपल है, ठीक है जी। तो अमीबा हुआ, जैसे पैरामीशियम भी हुआ, लेशमानिया हुआ, ये सभी बाइनरी फिजन से हमें ब्रेक होते हुए यानी कि दो बॉडी में टूटते हुए दिखते हैं। जैसे कि ये देखिए वंडरफुल, ये देखिए अमीबा, एक एक्चुअल जो फुटेज है, एक्चुअल जो उसकी एक जिफ है जो कि आपको दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का भी नाम देते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, ठीक है। चलिए तो ये फिजन हुआ। ये देखिए कुछ और एग्जांपल किस तरीके से, ये एक पेरेंट अमीबा हो गया बेटा, ये एक पेरेंट अमीबा हो गया, और ये देखिए यहाँ पे एलोंगेशन साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल रहा है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ हमें जो न्यूक्लियस एलोंगेट होता हुआ दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियोकाइनेसिस सॉरी जिसे हम न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए जरा, ये भी एलोंगेशन हुआ, देखिए टूटा, विभाजित हो गया अलग, और ये देखिए पैरामीशियम में भी किस तरीके से देखने को मिलता है, राइट। तो ये सारे इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। फिर मल्टीपल, मल्टीपल का आप लोग अच्छे से जानते हो कि मल्टीपल मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी सेल्स में। भाई प्लाज्मोडियम से बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है, ये देखिए ये शिजोंट हो गया, ठीक है, ये एक देखिए छोटी छोटी डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा, ये डॉटर सेल्स बनाएगा, ये देखो डॉटर न्यूक्लियर बनाएगा, और मैनी सेल्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी, और ये आगे जाके रब्जत करेंगे, यहाँ पे शिजोंट वॉल को एक सिस्ट बनाता है, यहाँ पे ये
जो इसको कवर करने के लिए होती है, और ये कवर करके इसको रप्चर करके देखिए बाहर आएगा, इसको खराब कर देगा, ये सारी सेल्स जो है बाहर आ जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस में बच्चा, कि क्या होता है कि जब ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम जो टारगेट करते हैं लीवर सेल्स को, वहां पे जाके रैपिडली बढ़ते हैं, बड़ी तेजी से अपने नंबर बढ़ाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, मल्टीपल फिजन की वजह से मैनी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक टाइप। दूसरा आ गया हमारा बडिंग। यहाँ पे क्या निकलती है बच्चों, एक बर्ड निकलती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है कि बडिंग इन यीस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा, ये देखिए जरा, ये हाइड्रा, ये इसकी बॉडी पे इसके टेंटिकल्स हो गए, ये देखिए यहाँ पे एक बर्ड निकला, और ये एक पेरेंट हाइड्रा हो गया बच्चा। क्या हो गया, ये एक पेरेंट हाइड्रा हो गया। अब ये इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा, ये इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, बड़ा होगा, और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, देखिए ये मैच्योर हो गया, देखिए ये आफ्टर मैच्योरिंग क्या होगा, वेरी गुड, मैच्योर होने के बाद इससे डिटैच्ड हो जाएगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, डिटैच्ड हो जाएगा, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले स्मॉल बर्ड निकलेगी बेटा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, वहां से डिटैच हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने कई बार यीस्ट में देखा होगा, आप लोगों ने कई बार यीस्ट में देखा होगा कि वो जो नई सेल्स बनती हैं, ये मान लीजिए कि पेरेंट यीस्ट हो गई, और ये जो इनकी जो डॉटर यीस्ट बनती हैं, ये कैसी रहती हैं, ये अपनी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अटैच्ड रहती हैं। ये डिफरेंस एक बार सीबीएसई ने पूछ लिया था कि भाई हाइड्रा में और यीस्ट की बडिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रा के अंदर ये डिटैच हो जाती हैं आफ्टर द मैच्योरिंग, और ये कई बार इस केसेस में हमें अटैच्ड देखने को मिलती है। तो ये चीज आप लोगों को बच्चा ध्यान रखनी है। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, कि जैसे बडिंग इन यीस्ट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे साइफा भी है। साइफा जो है बेटा एक तरीके के पॉरीफेरम्स होते हैं, आसान शब्दों में कहूं तो स्पॉन्जेस होते हैं, इनकी बॉडी में भी हमें ये देखने को मिलती है। लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी के सभी, जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रैगमेंट्स होना, टूटना, विभाजित होना यहाँ पे भी, और ये भी एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वेयर न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रोस फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट। आप लोगों ने इसमें एग्जांपल देखा होगा बेटा, जैसे कि स्पाइरोगायरा, ईच फ्रैगमेंट जो है यहाँ पे टूटेगा तो डेवलप होगा इनटू मैच्योर और फुली ग्रोन इंडिविजुअल में। फ्रैगमेंटेशन इज सीन इन मेनी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये की लाइन है बेटा, क्योंकि आपको यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कई बार डिफरेंस पता नहीं रहता, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर और कौन सा यूनिसेल्युलर है। बाकी मोड्स तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे कि ये एक स्पाइरोगायरा, यानी कि आप लोगों ने एल्गे देखा होगा, ग्रीन एल्गे है ना, स्पाइरोगायरा, ठीक है जी, स्पाइरोगायरा, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एल्गे देखा होगा, ग्रीन एल्गे, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पे है सेप्टा। तो आपने क्या किया, सोचिए हाइपोथेटिकली कि आपने उसको उठाया और आपने उसको सेप्टा से स्पेसिफिक रीजन से जो है वो फ्रैगमेंट हो गया, कट हो गया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, फ्रैगमेंट्स हो गए उसके। तो स्पेसिफिक रीजन जिसको हम बोलते हैं क्या, सेप्टा, जहां से ये डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये देखो जितने में टूटेगा, जितने इन पार्ट से टूटेगा, उतने ही नए फ्रैगमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। 2 और मेनी हो सकते हैं, यहाँ 2 का एग्जांपल है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक साइट से डिवीजन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। इसको फ्रैगमेंटेशन। अनदर इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल इस पे पूछा गया है बेटा, ये होता है रीजनरेशन। देखो री मतलब अगेन, री मतलब हो गया अगेन, जनरेट करना। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे प्लानेरिया का हमें देखने को मिलता है, ये देखिए। तो एनी हाउ अगर इसकी बॉडी कट हो जाती है, एनी हाउ अगर इसकी बॉडी जो है बेटा कट हो जाती है, ध्यान रखिएगा, एनी हाउ अगर इसकी बॉडी कट हो जाती है कितने भी पार्ट्स में, तो क्या होगा, नया पार्ट जो है वहां से ग्रो कर जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 पार्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्ट, तो यहाँ पे कितने प्लानेरिया बनेंगे, 3 नए प्लानेरिया बन जाएंगे। हाईली रीजनरेटिव, हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स जो है बेटा इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। सवाल एक है कि क्या सर हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन देखने को मिलता है, तो बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी में हमारी वो उन सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर दे, ठीक है। हम बाल कट कर आके आते हैं, वापस से आ जाते हैं, हमारी स्किन में कहीं चोट लगती है तो स्किन वापस से नहीं बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, करेक्ट।
आपके मन में एक ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर लिजर्ड्स भी तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट से ही रीग्रो करती हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट से ही रीग्रो करते हैं। उनके लिम्स आपने देखे होंगे कि वो बन सकते हैं वापस से, टेल कट हो जाए तो वो भी बन सकती है वापस से, लेकिन कंप्लीट एक लिजर्ड आपको देखने को नहीं मिलती होगी, राइट। तो ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंप्लीटली खुद को रीग्रो कर लेते हैं, जिसमें कि हाइड्रा का भी एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, वन ऑफ द प्लानेरिया तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर है ही है, लेकिन दो आपको जरूर याद रखने हैं, राइट। ये एक डिफरेंस। उसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन, अनदर इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन जो है बच्चा वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए स्पोर्स क्या होते हैं, आपने फंगस तो सुनी होगी भाई, कभी कभी आपने घर में पिकल्स वगैरह में या बंचेस ऑफ बनानास हो या ऑरेंजेस हो या ब्रेड ही क्यों ना हो, है ना, तो उस पर आपने देखा होगा कि यार उसका कलर एक अजीब सा हो जाता है। पिकल्स के अंदर कई बार हमने एक व्हाइट कलर की एक चीज देखी है बनती हुई, क्या है वो, कल कम देखी थी आज देखा तो इतनी ज्यादा हो गई, ऐसे कैसे डेवलप हो रहा है बेटा, फंगस होती है वो, क्या होती है, फंगस। तो मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई मतलब फंगस का एक अपना ग्रुप है, फंगस। और कई लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि कई एल्गे हो गए, रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू द स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बेटा अनदर कीवर्ड कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मल्टी सेल्यूलर है कौन सा यूनिसेल्यूलर है। अनदर मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स स्पोर्स। स्पोर्स बेटा एक तरीके से ऐसा समझिए, आसान शब्दों में कहूं तो गैमेट्स, आसान शब्दों में कहूं तो गैमेट्स, यानी कि यही वो स्पोर्स होंगे बेटा, यही वो स्पोर्स होंगे जो आगे जाके बहुत सारे अपने जो है वो नंबर्स बना देंगे। लेकिन ये नंबर्स अपने कब बनाएंगे, जब इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, दोबारा जब इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे। सर ये फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती है बेटा, फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए मॉइस्चर हो सकता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन इसके लिए हीट हो सकती है, जहां पर ये ग्रो कर सके आसानी से, वापस जहां पर ये ग्रो कर सके आसानी से। तो क्या हो सकती है बेटा, वो कोई फेवरेबल कंडीशन हो सकती है इनकी जहां पर ये आसानी से ग्रो कर सके। एक ब्रेड की स्लाइस को मॉइस्ट करके देखो ना, गीला करके छोड़ दो थोड़ा सा, अब शाम को देखना उसको, वो अलग बात है मम्मी पिटाई ना कर दें, बच के रहना, थोड़ा सा बता देना कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए एक स्लाइड हमने ली है, मम्मी बता देना स्लाइस ली है हमने पहले से, ठीक है, मॉइस्ट करके छोड़ दो। हो सकता है कि शाम को 2-3 घंटे बाद आपको उसका नीला पीला हरा कुछ कलर देखने को मिले, ठीक है, तो देख लेना, राइट। चलो बाकी पिटने की गारंटी, पिटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स स्पोर्स ड्यूरिंग देयर बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल, फेवरेबल कंडीशन इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। बेटा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पोरो जो है यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, जो हम स्पोर्स के बारे में बात करें अल्टीमेटली हम उसको एक गैमेट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जेनेसिस का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, यानी कि फॉर्मेशन होना, क्या होता है, फॉर्मेशन होना, ठीक है जी। चलिए तो ये हमारा स्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होना, और स्पोर्स कब बनेंगे ज्यादा, जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि उसको एक्सेस हीट मिल जाए, टेम्परेचर अच्छा मिल जाए, मॉइस्चर अच्छी मिल जाए, वो सभी। बच्चों ये स्लाइस तो आप लोगों ने ब्रेड की देखी होगी, बिल्कुल देखी है सर, ऐसा हमने देखा है। तो अगर आप इसको मॉइस्ट एक फेवरेबल कंडीशन दे देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा। अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखूं जूम करके तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो अब आपकी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम आपको देखने को मिलता है, सर बिल्कुल मिलता है, मिलता है ना। तो देखो बेटा ये होती है रिजॉइड्स नीचे की तरफ। बेटा रिजॉइड्स क्या होती है, एक तरह की, ये एक राइजोपस की पिक्चर है। रिजॉइड्स क्या होती है, एक तरह की, हम इनको फॉल्स रूट्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, फॉल्स रूट्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि कंप्लीट रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। रूट आपने देखी किस तरीके से फैली होती है, लेकिन ये कंप्लीट रूट नहीं है, इसलिए रिजॉइड्स को ट्रू फॉल्स फूड का नाम, रूट्स का नाम हम दे देते हैं। ये स्टॉलन हो गया, इसका सपोर्ट कर रहा है, और स्टॉलन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये हाइफे, और ये हाइफे जो है इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम। और इन स्पोरेंजियम कैसे हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। कैसे हैं ये, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अरे वो वाले बल्ब नहीं कि बल्ब देखने लग जाओ, ठीक है। तो बल्ब की तरह शेप है। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोर्स। अब ये रप्चर हो जाएगा जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये फेवरेबल कंडीशंस में रप्चर हो जाएंगे, और भाई अपने फिर ये नंबर बढ़ाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि अच्छा आज तो इतनी थी शाम को, पहले तो इतना था, अब पूरी स्लाइस पे ऐसा हो गया। शाम को देखा था तो ऐसा था, अरे 3-4 घंटे बाद देखा, अर्ली मॉर्निंग देखा, अरे ये तो पूरी की पूरी स्लाइस ऐसे कलर की होगी। क्यों हुआ, फेवरेबल कंडीशन मिली, ग्रो कर गया। अच्छे से समझ आई ये बात, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये देखिए बेटा वंडरफुल स्लाइस, देखिए जरा किस तरह से देखने को मिल रही है स्लाइस। ये ब्रेड की एक स्लाइस है, और ये स्पोर्स देखो, गैमेट्स देखो बन रहे बेटा। जैसे निकलेंगे ये अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, अपने नंबर्स बढ़ाएंगे। ये रेक्ट हाइफे हो गया, ये स्पोरेंजियम हो गया, और ये नीचे रिजॉइड्स, वही देखिए किस तरीके से अपनी जगह यहाँ पे रिजॉइड्स ने बनाई हुई है, और ये स्टॉलन हो गया। वंडरफुल स्लाइस। ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। बेटा सवाल पूछा जा सकता है स्पोरेंजियम क्या होते हैं, जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा स्पोरेंजियम क्या होते हैं, जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, गैमेट से। स्पोर्स सबको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, रप्चर होंगे, बाहर आएंगे,
ये देखो एयर के कांटेक्ट में आते ही, ये बेटा एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गए, इन्होंने अपने नंबर्स को बढ़ा दिया, तेजी से अपने नंबर्स को बढ़ा दिया और ग्रोथ कर ली। ठीक है, चलिए तो ये बात हमें स्पोर्ट्स की एकदम यहाँ पे बच्चा क्लियर हो गई है। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में और आर्टिफिशियल मेथड की। बेटा अभी हमने बात की थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट से बनना, किससे बनना, वेजिटेटिव पार्ट से बनना। देखो जरा, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई प्लांट्स के पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे इन एनी फॉर्म, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स in which new plants grow from a fragments of the parent plant or grows from the specialized reproductive structure. In many plants, parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate condition. Under appropriate condition. अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये दलिया का एक एग्जाम्पल हो गया, ये स्टेम का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये देखने को मिलते हैं आपको, दलिया जैसे वो खाने वाले हो ना, ये एक फ्लावर दलिया का एग्जाम्पल है, राइट। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक पार्ट, इन पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, अच्छे से आपको ये देखनी चाहिए। ठीक है बेटा, दलिया जो है कैसे होते हैं, ये बाय रूट्स का एक एग्जांपल है। कैसे होते हैं बेटा, ये बाय रूट्स का एक एग्जांपल है। अभी हमने बात की थी ना कि बाय रूट्स हो जाए, बेटा बाय स्टेम हो जाए, बाय लीव्स हो जाए। ठीक है, अभी हम इनके बारे में, ये कुछ रूट्स से होने वाले बेटा एग्जांपल है। बेटा आपने देखा होगा पोटैटो देखा है, आप लोगों ने जिंजर देखा है। बेटा पोटैटो कैसे होता है, बाय स्टेम हमें देखने को मिलता है। कैसे होता है, बाय स्टेम जो है वो डेवलप होता है। बेटा अच्छे से ध्यान आपको रखना है, जो एग्जाम्पल है आप लोगों को एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलना। बेटा एक और इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेम के, पोटैटो के साथ साथ हम जिंजर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो भी बाय स्टेम होता है। बेटा ब्रायोफाइलम आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये कि देखो इसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं। बेटा न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, ग्रो करेगा और उसके बाद एक नई लीफ जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो बेटा इसको बोलते हैं बाय लीफ। क्या बोलते हैं, बाय लीफ। तो ये वेरियस एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल्स पे यहाँ पे फोकस करना है। कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब जिनको हम मैन मेड का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल मतलब बेटा मैन मेड का। अब भाई कभी कभी आप लोगों ने गार्डनिंग तो जरूर की होगी या कभी करते हुए देखा होगा। अक्सर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि इसमें रोज का, रोज आपने देखा होगा, अरे रोज वाला रोज नहीं, रोज फ्लावर वाला रोज। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें स्टेम को कट करके दूसरी जगह कहीं लगाए थे और देखा कि अरे ये तो नया रोज का प्लांट बन गया। बन गया नहीं बन गया, राइट, करेक्ट। तो इसी तरीके से हमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, आर्टिफिशियल मैनमेड तरीके से, लेकिन वो नेचुरली हो रहे हैं, वो नेचुरली हो रही है, मैनमेड तरीके से। तो यहाँ पे मैनमेड वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से हम इनको बना रहे हैं। कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। टिश्यू कल्चर आप कहां पढ़ते हो, टिश्यू कल्चर के बारे में आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में। एक वो छोटा सा येलो बॉक्स बना होता है जिसपे आप अक्सर ध्यान देना भूल जाते हो, लेकिन उसके अंदर बड़ी काम की चीजें होती है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कटिंग। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कटिंग में हम क्या करेंगे कि हमने किसी स्टेम को मान लीजिए कट किया और कट करके हमने दूसरी जगह लगा दिया। जनरली आप देखते हैं ना कटिंग का, जैसे आप रोज में देखते हैं, मतलब रोज नहीं देखते, रोज का एग्जांपल आप इसमें बेस्ट ले सकते हैं। जनरली आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड का हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया। अ पार्ट ऑफ द प्लांट यूजुअली स्टेम और अ लीफ इज कट ऑफ। ठीक है, यूजुअली हम इसमें स्टेम को देखते हैं, जनरली जो डेली लाइफ में अपना देखते हैं, कट ऑफ and planted. Adventitious roots grow from the cutting and new plant eventually develops. Usually those cuttings are treated with hormones before being planted to the induced growth. तो हम induced growth करा रहे हैं, यानी कि हम ग्रोथ अपनी तरफ से उसको करा रहे हैं। तो कई बार हम उसको हार्मोनल मीडियम्स के अंदर या हार्मोन्स प्रोवाइड जो है वो करा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो कटिंग का भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमें देखने को मिलता है किसका, रोज का, जैसा कि इस फिगर के अंदर आपको दिखाया भी गया है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में बड़ा डाउट होता है बच्चों को, क्या होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक हो गया सियान और दूसरा हो गया स्टॉक। एक हो गया सियान, दूसरा हो गया स्टॉक। हम इसको अपर पार्ट भी बोलते हैं, हम इसे अपर पार्ट भी बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम, यानी कि ये जो स्टॉक पार्ट है, इसको हम लोअर पार्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया अपर पार्ट और दूसरा हो गया कौन सा, लोअर पार्ट। ठीक है, एक हो गया अपर पार्ट, दूसरा हो गया कौन सा, लोअर पार्ट। अब कई बार क्या होता है कि जनरली मान लीजिए कि ये कोई अगर जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है सियोन जो है वो खराब हो गया, डेड है, या फिर मान लो कि मुरझाया सा है, खराब हो गया है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट का हम लगा के इसके साथ जोड़ देते, टाई कर देते। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हम इसी मैनर में जो है कट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कटा हुआ है ना ये, हम इसको इसी मैनर के अंदर जो है वो कट करते हैं। ठीक है, जिससे अच्छे से जो इसके वास्कुलर बंडल्स हैं वो आसानी से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपना कर पाए। ठीक है, आसानी से जो मिनरल्स वगैरह हैं, वाटर है, फूड है, वो आसानी से ट्रांसफर हो पाए।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे जो है आपका स्टॉक पार्ट जो है वो तो इतना बड़ा हो गया और पता लगा कि जो सियॉन है वो बेचारा इतना सा है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा बॉस, राइट। तो ये प्रॉपर हमें देखने को मिलती है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग सियॉन और एक डिजायर्ड कटिंग जो होती है हमारी अटैच होती है स्टेम से ऑफ अनदर प्लांट जिसे हम स्टॉक बोलते हैं। तो इसके अंदर आप किसी का भी करा सकते हो, एप्पल हो गया या मैंगो हो गया, बेस्ट एग्जांपल है जिनके अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंगो का एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो, एप्पल का एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है जी। ये चीज आपको अच्छे से बड़ा ध्यान रखनी है, राइट। तो जोड़ देते हैं हम, ग्राफ्ट करा देते हैं, प्लांट डेवलप हो जाता है नया, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके प्रॉपर, ठीक है। तो ये कटिंग किस तरीके से करनी है, डायमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, डायमीटर का भी ध्यान रखना है कि नीचे वाले का डायमीटर ज्यादा हो गया, ऊपर वाले का कम हो गया, तो इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ये बात आपको मेजरली इसमें ग्राफ्टिंग के अंदर ध्यान रखनी है भाई। तो ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है। देखिए, तो इसको दोनों को जोड़ा, ग्राफ्ट किया, ग्राफ्ट यूनियन रैप कर दिया एंड वैक्स लगा दी उसके ऊपर, और नेचुरली फिर एक केमिकल रिलीज करते हैं, खुद भी जो प्लांट्स हैं नेचुरल प्रोसेस से खुद भी जो है ये जुड़ जाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जैसे दिखाया हुआ सियॉन हो गया, रूट स्टॉक हो गया बेटा, राइट। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि सर कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास है एप्पल, ठीक है, मान लो ये है हमारे पास एप्पल, ठीक है, ये है हमारे पास एप्पल का स्टॉक, और ये था ये हमने ऊपर लगा दिया कौन सा, दोबारा से मैंगो का, तो कौन सा ग्रो करेगा। तो जाहिर सी बात है जो मैंगो वाला है ना ये ग्रो करेगा, स्टॉक जो रूट पार्ट है वो नहीं, जो ऊपर हमने जो सियान लगाया है वो ग्रो करता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये भी एक और एग्जाम्पल जो इस तरीके से लगाया हुआ है, रूट स्टॉक हो गई किसी अनदर प्लांट की, ठीक है, सियॉन हो गया दूसरे प्लांट का हमने कट करके लगा दिया। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम प्लांट भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं। फिर होती है लेयरिंग बेटा। लेयरिंग का मतलब जैसे लेयर से हमें पता लग रहा है कि ये हमारा कोई एक प्लांट है, ठीक है, इसको हमने ग्रो किया, कर गया, मैच्योर हो गया अच्छे से। अब इसका ये जो एक स्टेम है ना ये बेंड हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, इसको बेंडिंग कर दी, इसकी क्या कर दी, इसकी बेंडिंग कर दी। अब देखो बेंडिंग करने के बाद क्या होगा कि नीचे रूट्स में से देखो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेने स्टार्ट करेगा, पानी दे रहे हो यहाँ पे, इसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, खाद दे रहे हो, धूप मिल रही है ऊपर से, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब धीरे धीरे इसकी रूट्स डेवलप हो गई और यहीं से जो है एक नया प्लांट जो है एक और मिलना स्टार्ट हो गया, एक और मिलने जो है प्लांट नए जो है वो स्टार्ट हो गए। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हो भाई, या तो आप इसको कट कर दो, इस वाले को कट कर दो, दूसरे से निकालना स्टार्ट कर दो, राइट। तो अल्टीमेटली ये एक पेरेंट प्लांट जो है कई न्यू प्लांट्स को जो है ये फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं लेयरिंग, राइट। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड द बेंडिंग ऑफ द प्लांट, ब्रांचेस और स्टेम। तो हमने ब्रांच को उसकी स्टेम को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, सॉइल में से न्यूट्रिशन मिलता रहा, आगे का नया बन गया, सो दैट दे टच द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद द सॉइल। अल्टीमेटली कनेक्शन तो उसका सॉइल के साथ ही करना है ना, इस वजह से। अनदर इंपॉर्टेंट जो कि आप येलो बॉक्स के अंदर पढ़ते हो बच्चों, इसको मुझे पता है कि आप येलो बॉक्सेस अक्सर छोड़ देते हो अपनी बुक के, तो ये उसी येलो बॉक्स का एक सवाल है। माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी एक वर्ड उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर यानी कि कल्चरल मीडियम के हमें अंदर ग्रो कराना है। तो आपने क्या किया, एक ग्रोइंग टिप ले ली किसी प्लांट की, ठीक है, आपने ग्रोइंग टिप ले ली किसी प्लांट की, और बेटा ग्रोइंग टिप लेने के बाद मान लीजिए आपका प्लांट हो गया, ठीक है, और आपने ग्रोइंग टिप ले ली, प्लांट सेल ले लिया हमने, वेरियस पार्ट्स ले लिए प्लांट के एंड आर कल्चर्ड, और हमने उसको किस में रख दिया, हमने उसको कल्चर्ड मीडियम के अंदर रख दिया। अब कल्चर्ड मीडियम के अंदर हमने इसको क्यों रखा, कल्चर्ड मीडियम के अंदर हमने उसको रखा जिससे कि वो थोड़ी सी ग्रोथ कर ले। अब भाई उसके अंदर ग्रोथ हो गई, कल्चर मीडियम के अंदर सर हुआ क्या ऐसा, कल्चर मीडियम के अंदर बेटा अल्टीमेटली उसको ऐसा मानिए कि न्यूट्रिशन मिला, क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला। अब न्यूट्रिशन मिलने के बाद नेक्स्ट जो इसमें देखने को मिलेगा हमें, हम इसको क्या करेंगे, एक नया पार्ट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। कैलस क्या होता है, कैलस को ऐसा समझिए कि कैलस जो है सिंपल मास ऑफ सेल है, ठीक है, मास ऑफ सेल। अच्छा दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसा समझिए कि थोड़ा सा ग्रोइंग टिश्यू है, मतलब ये जो था ना पहले ये इससे ज्यादा डेवलप हो गया, कैलस अब और ज्यादा बन गया, टिश्यू बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के आगे हार्मोनल मीडियम के अंदर डाल देंगे। भाई हार्मोन्स देने भी तो जरूरी है, तभी तो ग्रोथ करेगा, हार्मोन्स देने भी बहुत जरूरी हैं, तो तभी तो प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर डिफरेंशिएट करेगा वो, राइट। तो ये एक पाथवे है कि हम पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो है ये आगे ग्रोथ करेगा, ये आगे ग्रोथ करेगा, ये आगे डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, ये आगे ग्रोथ करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, मतलब ये हमें देखने को बेटा इसके अंदर मिलेगा, ठीक है जी, राइट। तो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ग्रोथ उसमें, ठीक है, ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ग्रोथ देखने को मिलेगी, फिर डिफरेंशिएट कर जाएगा। तो कल्चर मीडियम में रखा जिससे न्यूट्रिशन मिले, कैलस बना, कैलस एक तरह का नया टिश्यू बना, जो डेवलप्ड हुआ है, उसके बाद उसको हार्मोन में रख दिया, उसकी और ग्रोथ कराने के लिए। ये काम बड़ा तेजी से होता है, रैपिडली होता है, ठीक है, रैपिडली कराते हैं। तो बहुत सारे जितने भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं,
जितने भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंटल मतलब जो साज सजावट में काम आते हैं, उनमें इस्तेमाल करते हैं हम इस टेक्निक को जल्दी जल्दी बनाने के लिए। आपके जो सीडलेस फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जल्दी बनाने के लिए, बनाना हुआ, ठीक है, उसको जल्दी ग्रो करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सके। तो ये है आपकी टिश्यू कल्चर। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है कि एक टिश्यू सैंपल ले लिया, स्क्रैप कर लिया पेरेंट प्लांट से, और हमने इसको रख दिया प्लेस्ड इन अगार ग्रोइंग मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वही जो मैं बात कर रहा था, कल्चर्ड मीडियम के अंदर हमने इसको रख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन होता है बेटा, जो ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने सैंपल डेवलप हो गया, टाइनी प्लांटलेट्स निकल गई हैं इसके अंदर, उसके बाद एक नया प्लांट जो है पूरी तरीके से प्लांट कंपोज जो है वो हो जाएगा, नया बन जाएगा, कम टाइम में ज्यादा काम। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसके हम बात कर रहे थे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डीएनए कॉपिंग। भाई डीएनए कॉपिंग रेप्लिकेशन की बात की थी हमने, डीएनए कॉपिंग रेप्लिकेशन के बारे में बात की थी। एक बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, बिल्कुल होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब यानी कि कॉपिंग करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, 2 कॉपीज बनती है डीएनए की और प्रोड्यूस होती है हमारी रिप्रोड्यूसिंग सेल में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि 2 कॉपीज जो है डीएनए की प्रोड्यूस होती है, तभी तो हम बोल रहे हैं डीएनए कॉपिंग, तो कॉपीज बन गई। कॉपीज जनरेट आर ऑलवेज आइडेंटिकल, क्या हमेशा आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स के? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, आइडेंटिकल नहीं होती है ना, तभी तो हम देखते हैं ना वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, आइडेंटिकल नहीं होती, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाए क्योंकि इन्होंने हमारे से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बेटा पूछा है। इट इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, additional cellular apparatus। तो ये एक accompanied कर रहा है by the creation of additional cellular apparatus, जो है यानी कि हमें एडिशनल जो सेल्स हैं वो नहीं बन रही हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, होता है नहीं होता, तो बिल्कुल कहेंगे कि आप बिल्कुल एडिशनल सेल्स जो है वो बन रही है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यानी कि ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ए ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डायग्राम गिवन बिलो शोज दैट, अब आपने देखा होगा कि लेशमानिया का डायग्राम जो है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, अभी हमने बात भी की थी लेशमानिया के बारे में। तो बाइनरी फिजन हो रहा है लेकिन ये अमीबा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल फिजन तो ये शो नहीं कर रहा है, ये बाइनरी फिजन को शो कर रहा है, तो ये आंसर भी नहीं है। देखिए किस तरीके से ये बाइनरी फिजन जो है हमें इनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखो ये सिंगल न्यूक्लियस था, देखो न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, डिवीजन हो गया, देखो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट, सेपरेट हो गया, और ये देखो 2 पार्ट में जो है ये आगे जाके ब्रेक हो जाएगा। तो ये मल्टीपल फिजन नहीं है, बाइनरी फिजन है। तो ये बडिंग हाइड्रा तो नहीं है, ये बाइनरी फिजन इन लेशमानिया में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग, बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिल रहा है? देखो अमीबा की बात करें तो बाइनरी फिजन, तो ये तो नहीं होगा। बडिंग इन यीस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लेशमानिया में बाइनरी फिजन है, प्लाज्मोडियम में हमारी मल्टीपल होता है, राइट। तो ये तो नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बच जाएगा। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कंप्लीटली रीजनरेट, कंप्लीटली रीजनरेट में अभी हमने बात की थी फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स, तो कौन सा था हमारा? प्लानेरिया जो होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली नया बना सकता है। राइजोपस में फंगस के बारे में बेटा बात की थी हमने, अमीबा बाइनरी फिजन हो गया, राइट। व्हाट इज क्लोन? बेटा क्लोन क्या होते हैं? क्लोन्स वो वर्ड हम यूज करते हैं क्लोन्स के लिए जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है, सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्लोन हो गए हमारे। व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी? व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटीज? क्यों देखने को मिलती है ज्यादा सिमिलैरिटीज, क्यों है? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इनके पास वेरिएशन कम है, हम ये तो कह रहे हैं अल्टीमेटली कि इनके पास वेरिएशन कम है। क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पे हमने पढ़ा था ना कि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, राइट। तो इसलिए यहां पे क्या है? व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी? क्योंकि यहां पे वेरिएशंस कम है। वेरिएशंस कम क्यों? क्योंकि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर
नहीं होती, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बेटा यहाँ पे अभी तक हमने जो डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अब जो बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो भाई नाम से हमें पता लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट की, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। और गैमेट्स जो जनरली हमें पढ़ेंगे जब ह्यूमंस में हम लोग बात करेंगे तो हम गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, हम सेक्स सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्म्स, ओवा, प्लांट्स में पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स, ओव्यूल्स, राइट, ये सारी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे जब हम दो सेक्सेस की बात करते हैं, टू सेक्सेस हो गए, और वो टू सेक्सेस भी कैसे हो गए, वेरी गुड, ऑपोजिट सेक्स सेल्स हो गए। कैसी हो गई, ऑपोजिट सेक्स सेल्स हो गए, मेल और फीमेल। तो मेल इज नॉन एट मेल, जो मेल की जो यूनिट है उसको मेल गैमेट बोल रहे हैं, जबकि जो फीमेल है वो जो फीमेल यूनिट हो गई, फीमेल सेक्सुअल यूनिट हो गई, जिसको हम फीमेल गैमेट का नाम बोलते हैं। तो गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है। दो ऑपोजिट सेक्स सेल्स हो गए, जैसे मेल में स्पर्म, ओवा, राइट, लिख देता हूं मैं, जैसे स्पर्म एनिमल्स में आप बोलते हैं ना, स्पर्म्स हो गए, ओवा हो गए, या फिर आप एग के बारे में बात करते हो तो उस तरीके से, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और उनका जो फ्यूजन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जब दोनों ही सेल्स, जब दो सेल्स है, मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, जब आपस में दोनों फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने का मतलब यानी कि इनका फ्यूजन हो गया, और उनके फ्यूजन को हम नाम देते हैं किसका, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद आगे प्लांट्स में सीड्स के बारे में बात करेंगे हम, उसके बाद एनिमल्स में फीटस में डेवलप हो जाता है, ह्यूमंस में जब यूजुअली हम बात करते हैं। जेनेटिक बेसिस एंड द एडवांटेजेस ऑफ द वेरिएशंस। बेटा जब ये गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो गैमेट्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। वेरिएशंस किस में हेल्प करती हैं क्या, ठीक है, हमने माना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशंस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन जो है कैसे देखने को मिल रही हैं, ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो ऑपोजिट गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब इस वेरिएशंस, ठीक है, हम सब एक दूसरे से जैसे अलग होते हैं, राइट, हम सभी एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम सबका जो मॉर्फोलॉजिकल अगर हम ध्यान से देखें तो सबका हेड रीजन वही है, हैंड्स वही है, अपर लिम, लोअर लिम, सब वैसी लोकेशन। हमने कभी ऐसे नहीं देखा किसी की आंखें पीछे लगी हुई हो, ठीक है, किसी के पैर यहाँ से निकल रहे हो, कभी ऐसा हमने नहीं देखा, राइट। तो यानी कि हम एक जैसे तो है, लेकिन उसके अलावा हम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, चेंजेस हैं हमारे अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, वेरिएशन हेल्प करती है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज में, ओवर टाइम सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज में हेल्प करती है थ्रू द इवोल्यूशन। और यही जो चेंजेस आते हैं धीरे 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 ये इवोल्यूशन को भी लीड करते हैं। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्स डिवाइड एंड डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन सम वेरिएशन में अकर, बट दिस वेरिएशन डज नॉट यूजुअली कॉज एनी ड्रास्टिक चेंज। यहाँ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ उतनी गैमेट्स की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वेरिएशंस बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और ये वेरिएशन जो है धीरे धीरे सर्वाइवल एडवांटेज में भी हेल्प करती है। बैक्टीरिया का छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास दो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, ये कोई ए बैक्टीरिया होगा, ये कोई बी बैक्टीरिया हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये आगे रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं एक स्पीशीज में, इसमें नहीं आते, ये बिल्कुल वैसी चलती रहती हैं जैसे कि ये है। अब होता क्या है कि ये जो इसमें चेंजेस होते हैं तो हमें और भी ड्रास्टिक चेंजेस इसमें थोड़े थोड़े जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते। अब एक्सेस हीट कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ने पे, बहुत ज्यादा एक्सेस हीट कंडीशन में इस जो वेरिएशन जिस बैक्टीरिया के अंदर आती है वो इस सर्वाइवल में हेल्प करती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि ये जो स्पीशीज हैं ये आगे अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा पाती, ये जो अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा पाती, लेकिन ये जो है ये आसानी से इस हीट वाली कंडीशन में बढ़ा पाती। यानी कि कई बार ऐसा होता है, मैं एक छोटे से इससे चार्ट के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ सिंपल, कि कई बार जो चेंजेस आते हैं वो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं,
कई बार जो चेंजेस आते हैं हमारे अंदर वो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो वेरिएशन जो आती हैं कई बार किसी स्पीशीज़ में, कई बार कई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से या कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो कई बार वेरिएशंस में या सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। वो जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है, इसलिए सर्वाइवल एडवांटेज बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर होते हैं पेरेंट से, एंड वेरिएशन कैसी होती हैं, स्लो होती हैं या फिर ना के बराबर होती हैं या फिर कम होती हैं। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो होता है डीएनए का फ्रॉम टू पेरेंट्स वुड रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डीएनए। ठीक है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डीएनए, ध्यान से समझना इसको। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम देखते हैं ना माइटोसिस और मियोसिस की जब हम बात करते हैं, है ना, तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, राइट। क्रोमोसोम नंबर्स की जब हम बात करते हैं, राइट, तो माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, मियोसिस में हाफ हो जाते हैं, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का अमाउंट जो है वो बेटा डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो उतने ही रहते हैं हमारे। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाता है क्योंकि रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे कॉपिंग होती है, डीएनए ही कॉपी होता है लेकिन क्रोमोसोम कॉपी यहाँ पे नहीं होते, क्रोमोसोम उतनी रहती है लेकिन डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। इस चीज को समझेंगे आप हायर क्लासेस में, अभी आपको इतना ही समझना है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल हैव स्पेशल जर्म सेल्स and the gametes formed by the meiosis process। ये सेल डिवीजन की एक प्रोसेस हो गई। तो only half the normal number of chromosomes and therefore half the amount of DNA compared to the other cells of the body। तो मियोसिस की प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, जो मैंने अभी क्या बोला कि मियोसिस में हमें रिडक्शनल डिवीजन जो है वो देखने को मिलता है। कैसा रिडक्शनल डिवीजन जो है हमें देखने को मिलता है, और इस रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर्स कैसे हो जाते हैं, हमारे हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जब हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस ऐसी आती है जिसमें डीएनए का जो अमाउंट है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट। तो उस कंडीशन में हमारे क्रोमोसोम नंबर जो है वो उतने ज्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन मियोसिस में जब गैमेट्स फॉर्म होने के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो इसमें बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। जब आप एक फ्लावर को देखते हो, ये दो सेक्सेस इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल, ये बात अच्छे से हम जानते हैं। ठीक है, वही फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, गैमेट जब मिलेंगे फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो जाइगोट बन रहा है। ठीक है, जाइगोट बना हमारा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते तो पता है ना आपको कि गैमेट जब मिले तो वही चार्ट जो अभी हमने पीछे बात की थी, गैमेट्स मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, इजी प्रोसेसिंग हमारी चल रही है। फ्लावर जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, बेटा आप एक रिप्रोडक्टिव है पार्ट है। फ्लावर जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं किस कैटेगरी में रखते हैं हम, एंड्रोशियम में। किसमें रखते हैं, एंड्रोशियम में। आप लोग सुना, सॉरी वो तो वर्ल्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, उससे भी पहले जितने भी जो फ्लावर्स आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, ये आते हैं आपके सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, अलग अलग डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स के। फ्लावर और फ्रूट बेयरिंग यानी कि फ्रूट्स और फ्लावर देने वाले जितने भी जो आपके ये प्लांट्स होते हैं इनको हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर रखते हैं। फ्लावर एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट है या शूट वर्ल्ड ऑन द रिसेप्टिकल। अब वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड्स के अंदर ये दो पार्ट्स आते हैं, मैं सबसे पहले डिवाइड करना चाहूंगा। एक होते हैं इसेंशियल वर्ल्ड्स और एक होते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल्ड्स। ठीक है, एक होते हैं एसेंशियल वर्ल्ड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल्ड्स। इसेंशियल वर्ल्ड्स वो होते हैं जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, जिन्हें आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिन्हें आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। जबकि नॉन इसेंशियल में आपके आते हैं दो, जिसे आप बोलते हो कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला, राइट। इसेंशियल सर, इसको इसेंशियल क्यों बोल रहे हैं, सवाल मन में आ रहा होगा, भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, एंड्रोशियम और गाइनोशियम किस किस के लिए, ये मेल का और ये किसका हो गया, फीमेल का। ठीक है, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का। फिर कैरिक्स कोरोला जिसके अंदर आप बात करते हो किसकी, जिन्हें आप सेपल्स और पेटल्स के नाम से जानते हो। अब याद आया कुछ, राइट। तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स हो गए, सभी को डिस्कस करेंगे अभी हम। तो एंड्रोशियम में मेल और यहाँ पे
फीमेल पार्ट जो है इस तरीके से वॉल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो ये 4 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। रिसेप्टिकल को भी आप 5वां वॉल्स मान सकते हो, क्योंकि जिसके ऊपर पूरा का पूरा वो जो फ्लावर है वो टिका होता है, बेस होता है वो उसका। चलिए, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम है जो आपको समझने में यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये पूरा का पूरा फ्लावर हो गया एक। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपको जो पेटल्स है, जो पेटल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसे हमने कोरोला बोला। चलिए नॉन इसेंशियल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो आपको पेटल्स देखने को मिल रही है, पूरी की पूरी पेटल्स हो गई, ये देखने को मिल रही पेटल्स हो गई है, ठीक है। सेपल्स ग्रीनी लीफ लाइक रीजन होता है, जो हमारे सेपल रीजन होता है जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं, एंड दिस कैलिक्स इज अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे सेपल्स हो गए इसके अंदर, ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा बेस हो गया जिसे हम रिसेप्टिकल का नाम देते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा बेस हो गया जिसे हम रिसेप्टिकल का नाम देते हैं। अब इसी के ऊपर ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें हमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा ये स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, जो कि आपके गाइनोशियम का एक पार्ट है, और जबकि जो एंथर और फिलामेंट जो होता है हमारा, ये हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का पार्ट होता है, ठीक है। यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल के पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक टिपिकल एंथर हो गया आपका। एंथर जो इस तरीके से बनता है हमारा, जब हम मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये एक टिपिकल एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और इस एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन। तो इस तरीके से दिखता है ये लॉन्ग, ये एक एंथर हो गया हमारा, इस तरीके से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा हो गया? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया ये। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारा ये नीचे, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया, लॉन्ग स्टॉक जिसको नाम देते हैं, ठीक है जी। ये बात क्लियर? आगे देखो जरा, आगे क्या है इसके अंदर? तो पेटल क्लियर, पेटल जानते हैं। सेपल क्लियर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, रिसेप्टिकल हो गए। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल जो पार्ट होगा जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी जो हम इसके अंदर लेते हैं। तो ये नीचे ओवेरी वाला पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। स्टिग्मा ऑलरेडी लिखा है, स्टाइल दूसरा, और तीसरा हो गया ओवेरी, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं ये इसके अंदर जो इसको बनाते हैं, राइट। तो एक्सेसरी होल्स और नॉन इसेंशियल होल्स, जो कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा, तो नॉन इसेंशियल जो पार्ट होते हैं जिनको हम एक्सेसरी होल्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? कैलिक्स। दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे? कोरोला रीजन जिसको हम बोलते हैं। तो कैलिक्स जो है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कैलिक्स जो हमारा पार्ट था वो एक आउटर मोस्ट पार्ट था, कंसिस्टिंग इन द यूनिट्स ऑफ, या फिर जिनसे बन रहा है, जिसे हम आम शब्द में सेपल्स का नाम भी देते हैं। टिपिकली ये ग्रीन होते हैं, इसलिए मैंने बोला कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एंड क्लोज देयर रेस्ट ऑफ द फ्लावर में इन द बर्ड स्टेज में, ठीक है, बडिंग स्टेज में देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कोरोला नेक्स्ट वर्ड हो गया, जिसको हम दूसरे नाम से टुवर्ड्स द एपेक्स रीजन में देखने को मिल रहा है। कंपोज है किससे? यूनिट से, जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, पत्तियां, आम शब्द में पेटल्स हो गया। एंड्रोशियम, एंड्रोज रिप्रेजेंट करता है किसको? मेल वर्ड को। एंड्रोशियम के अंदर 2 पार्ट, जिसको मेल के अंदर आते हैं आपका, एक हो गया टिपिकल एंथर के बारे में बात कर रहे हो, और दूसरा हो गया कौन सा? फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, एंथर को। फिलामेंट इसको सपोर्ट कर रहा है किसको? इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर को, जिसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंथर ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया कौन सा? फिलामेंट पार्ट। पॉलन ग्रेन जो उसके गैमेट्स हैं, पॉलन ग्रेन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो क्या है? मेल गैमेट्स हैं बेटा, ठीक है। गाइनोशियम में 3 पार्ट्स, अगर गायनी मतलब होता है फीमेल, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, या स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए उसके, जो कि फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर बेटा। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में जैसे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, बाई का मतलब क्या होता है? बाई मीन्स हो गया 2, ठीक है, बाई मीन्स हो गया 2। तो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, जहां पर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम देते हैं। जैसे आपकी बुक में बहुत सुंदर डायग्राम बना हुआ है हिबिस्कस का, सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर। मस्टर्ड आप ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल जो है, ठीक है जी। तो ये कुछ पिक्चर जो आपको दिखाई गई हैं, मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और भी फर्दर एग्जांपल जो हैं आप इनके थ्रू जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
यूनिसेक्सुअल फ्लावर नाम से पता लग रहा है जहां पे सिंगल एक होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यूनिसेक्स, यूनि मतलब हो गया क्या, सिंगल, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पपाया हुआ, वाटरमेलन है, राइट, और ककम्बर है आपका, ये जो एग्जांपल्स कुछ और है, कॉर्न है जैसे, तो ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जांपल पूछ ली जाती है। अब प्रोसेस कैसे होती है, इनके अंदर गैमेट्स फ्यूज कैसे होते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन में क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। ठीक है, एंथर क्या था, मेल पार्ट था, तो एंथर से, एक वर्ड में पॉलिनेशन की डिफाइन, एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचना। ठीक है, अब कैसे पहुंचेगा स्टिग्मा पे, भाई इनके लिए करने वाले इनके कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रैवल एजेंट है, तो ट्रैवल एजेंट क्या कराएगा, ट्रैवल ही कराएगा। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट है तो ये क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द प्लांट टू द फीमेल पार्ट। कौन सा, एंथर से लेके स्टिग्मा पे पहुंचना, किसका, पॉलन ग्रेन्स का। अब देखो जैसे एक हिबिस्कस का यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये पॉलन ग्रेन्स जो है, एक बी आती है, बी क्यों आती है इसके पास, जो पेटल्स की अभी हम बात कर रहे थे ना, वो पेटल्स क्या होती हैं, बड़ी अच्छी दिखती हैं पेटल्स, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी दिखती हैं हमें फ्लावर के अंदर, राइट। ये क्या करती है, ये जो जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बी यहाँ पे दिखाई गई है, इनको अट्रैक्ट करती हैं, जो पेटल्स होती हैं ये इनको अट्रैक्ट करती है। इसके पास आती है नेक्टर लेने, क्या लेने, नेक्टर, जो कि जूस है, एक तरीके का फूड है इसका, तो ये नेक्टर लेने आती है, ये नेक्टर लेती हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, कई बार पॉलन ग्रेन जो इनके पार्ट्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं इनके ऊपर, क्योंकि पॉलन ग्रेन का नेचर कैसा, थोड़ा सा स्टिकी है, चिपक जाते हैं, तो इनके ऊपर चिपक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जहां जहां जाएगी वहां वहां पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ लेके जाएगी, तो गैमेट्स आपस में जो है वो मिल जाएंगे। सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हर बार किसी के भी पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो क्या वो हो जाएंगे ट्रांसफर किसी प्लांट के साथ, नहीं, कंपैटिबल पॉलेंस होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पॉलन क्या करेंगे, वो इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर, तो कंपैटिबल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एप्पल के ऊपर मैंगो ट्रांसफर कर दोगे तो प्लांट निकल बन जाएगा, नया नया फ्लावर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंपैटिबल होना चाहिए, एप्पल पे एप्पल ही आएगा। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है ना, जो स्टिग्मा है, वो बड़ा चालाक है, वो वहाँ पे कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे कि वो उन केमिकल्स को आसानी से पहचान लेता है, राइट। तो पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पिस्टल जो होता है, कार्पल जो होता है, जो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी पॉलिनेशन जो है वो हो जाएगा, ऐसा समझिए आसान शब्दों में। ठीक है, तो बेटा ये पॉलिनेटर हो गया एक तरीके से, या पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया जो इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, नहीं तो एजेंट्स तो और भी हैं, जैसे बाय विंड भी होता है, ठीक है, बाय वाटर भी होता है, ठीक है, एयर से हो गया, रेप्टाइल्स के थ्रू भी होता है, ह्यूमंस भी करते हैं, इंसेक्ट्स तो करते ही करते हैं। ठीक है, तो काफी सारे एजेंट्स है जो इसको करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो पॉलन जो है कहाँ पे आ गए, स्टिग्मा के ऊपर आ गए, तो आसान शब्दों में। फिर होती है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अगर सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए कि यही एक फ्लावर है और ये इसका कोई एक फ्लावर हो गया, तो अगर सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं, अगर सेम प्लांट पे ट्रांसफर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, अगर किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं, थ्रू द एजेंट्स लाइक एयर, वाटर या एनिमल्स। ठीक है, तो इन एजेंट्स के थ्रू अगर वो एक सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं। अगर किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अब इस पॉलिनेशन को करने वाले बहुत से एजेंट्स होते हैं जिनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। तो बाय विंड हुआ, बाय एयर हुआ, बाय वाटर हुआ, और या विंड हवाई हो गई, एनिमल्स के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स जो इसको अपना रोल प्ले करते हैं इनको करने में। सबसे ज़्यादा जो जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं, उनको नहीं पता कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं, वो तो बस अपना नेक्टर लेने आते हैं, है ना। ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो हो जाती है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा, एंड दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और फॉर्म करते हैं पॉलन ट्यूब को। देखो सबसे पहले पॉलन यहाँ पे आएगा, बच्चे कई बार इसको स्टिग्मा ही समझ लेते हैं, लेकिन स्टिग्मा अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये स्टिग्मा है। पॉलन ग्रेन्स तो यहाँ पे हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें कैसा देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आपको पॉलन ग्रेन जो है वो देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अब आके सरफेस पे वो स्टिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी। अगर वो सेम प्लांट का नहीं है तो वो उसको इनकम्पैटिबल कर देगा, उसको आगे फॉर्मेशन करेगा ही नहीं वो पॉलन ट्यूब का। अगर सेम टाइप है ना, जैसे मान लो एप्पल एप्पल है तो वो उसी को आगे ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जांपल उसी को आगे ट्रांसफर करेगा, सेम है। और अगर सेम नहीं है तो उसको इनकम्पैटिबल कर देगा, वो आगे पॉलन ट्यूब बनाएगा ही नहीं, जिससे कि वो यहीं रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, अब मान लीजिए कि आपको वहाँ का एक आई कार्ड दिया जाता है ना, तो आप आई कार्ड लगाते हैं या फिर आप पंचिंग करते हैं, तभी आपकी एंट्री हो पाती है। अब मान लो कि अगर वही कार्ड आप किसी दूसरी कंपनी में जाके लगाते हो तो क्या होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना। जैसे आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, अपने स्कूल का आई कार्ड लगाते हो, दिखाते हो गेट पे कि हाँ मैं इसी स्कूल का हूँ, तो आपको स्कूल में एंट्री मिलती है ना। अब मान लो स्कूल पे गेट पे पहले ही किसी दूसरे स्कूल में चेकिंग हो रही है और आप सोचो कि चलो आज इसमें चला जाता हूँ, तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी ड्रेस, आपका आई कार्ड जो उससे मैच नहीं कर रहा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस नेचुरल फिनोमेना के अंदर देखने को हमें मिलती है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये पॉलन ग्रेन साइज स्टिग्मा पे सेट हो गए, जैसी मैचिंग हुई, कंपैटिबिलिटी बनी, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो बन गई। ठीक है, जैसे आप स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से गैमेट जो आगे ट्रांसफर होने स्टार्ट होंगे। सो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुए एंड फॉर्म किया उन्होंने पॉलन ट्यूब को। तो पहले जर्मिनेट होते हैं, फॉर्म किया पॉलन ट्यूब को, which passes through the style to reach up to the ovules present in the ovary। तो यहां से स्टाइल से होते होते ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट पढ़े थे ना, तो स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं पॉलन ग्रेन्स, यहाँ के स्टिक हो जाते हैं। पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब बनने के बाद ये यहाँ पे ओवरी तक पहुंचते हैं। ये देखो अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, अंदर ओवरी में पहुंचते हैं, अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ जाके मिल जाते हैं। तो ये बाहर वाला ओवरी हो गया और अंदर वाला जो रीजन है उसे हम ओव्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स के साथ जाके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। तो ओवरी के अंदर हमें जाइगोट जो है वो देखने को मिलेगा, जाइगोट जो है वो बनेगा यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन पूरी होगी। Zygote divides to form embryo and ovules develops a thick quad and changes into seed gradually। धीरे धीरे अब क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एम्ब्रियो को। नेक्स्ट स्टेज हो गई, एम्ब्रियो बना। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल्स के सराउंडिंग में एक थिक कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्वाड का मतलब हो गया यहाँ पे एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी और वो चेंजेस होंगे इसमें, किसमें, सीड में, एक ग्रेजुअल प्रोसेस से, कुछ इस तरीके से। बाद में आते आते ओवरीज जो चेंज हो जाएंगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, और बाकी के पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरीज ओवरीज किसमें चेंज हो रही है, किसमें, फ्रूट में। सीड जो जर्मिनेट होंगे वो फॉर्म करेंगे प्लांट को, बट अंडर सुटेबल कंडीशन, जैसे कि एयर और मॉइस्चर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब ये डायग्राम आप देखते हो, है ना। अब या तो वो सीड मोनोकॉटिलीडन होगा या फिर डाइकोटिलीडन होगा। डाइकोटिलीडन, अब कॉटिलीडन क्या होता है, दो वर्ड, एक वर्ड है यहाँ पे कॉटिलीडन। तो कॉटिलीडन क्या करता है, इसके लिए फूड को स्टोर करता है। भाई दाना पानी तो इसको भी चाहिए ना, ठीक है। तो आप सीड डाल देते हो, आपने सीड डाला, प्रॉपर मॉइस्चर दिया, एयर दी, धूप दी, तो कॉटिलीडन से धीरे धीरे उसको फूड मिलना स्टार्ट होता है। अब दो पार्ट का डेवलपमेंट होता है जब आपने सीड डाल दिया। तो पहला बनता है जैसे कि प्लूम्यूल बना और दूसरा रेडिकल बना। प्लूम्यूल आगे जाके शूट सिस्टम को डेवलप करता है और दूसरी तरफ रेडिकल जो है वो आगे जाके रूट सिस्टम को डेवलप करता है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी वो डेवलप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में ये है ये डायग्राम। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पॉलन ग्रेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। कई बार देखा है मैंने कि बच्चे जो है इसको स्टिग्मा लगाए थे, लेकिन स्टिग्मा जो है वो नीचे, ध्यान रखिएगा। ये देखो मेल जर्म सेल जो है वो आपकी एनसीईआरटी में जाती हुई दिखा रही है कि पॉलन ग्रेन्स को आगे एंट्री मिल गई है, पॉलन ग्रेन जो आगे पहुंच रहे हैं। बाहर ये ओवरी हो गया, अंदर जो हो गए ओव्यूल्स हो गए, ओव्यूल्स के साथ जाके जो है यहाँ से फ्यूज हो जाएगा और जब ये फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन बाकी की प्रोसेस जो अभी हमने बात की कि ओवरी जो है वो फ्रूट बनाएंगे, सीड जो है वो आगे सीड कॉर्ड, ओव्यूल्स जो है वो आगे सीड कॉर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, डेवलप हो जाएंगे थिक कॉर्ड के अंदर, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर सीड बना, सीड को आगे हम यूज करते हैं, राइट। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है हमें इसके अंदर देखने को बच्चों मिलती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई हो। वन शॉट है, हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं लेकिन सारी चीजें कवर करते चल रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने डायग्राम देखा था अभी,
चलिए कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द फ्लावर विद लेवल A to D। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें बताना है, अभी हमने देखा था कि भाई ए जो है हमारा, ए क्या है यहाँ पे, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि वहां जो ए दिखा रहा है ये एक एंथर है। ठीक है, तो ए क्या है, एक एंथर है। क्या एंथर है, ये तो बात हमें समझ आ गई, लेकिन क्या वो फॉर्मेशन करता है ओव्यूल्स का? बिल्कुल भी नहीं। वहां पे तो हमने बात की थी अभी कि उसके अंदर हमें पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। एक बार में बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब ये जो पार्ट था हमारा बी वाला जो था, क्या वो स्टिग्मा था? तो ये तो हमने ट्यूब देखी थी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो हमने पढ़ा था कि क्या था, सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवेरी। तो ये स्टिग्मा तो नहीं था, क्योंकि स्टिग्मा तो हम ऊपर वाले की बात कर रहे थे, ऊपर वाले की बात कर रहे थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। पॉलन को रिसीव स्टिग्मा करता है क्या? तो हमने देखा था ये तो ठीक है, लेकिन बी वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा जो है हमारा ऊपर होता है और ये स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सी पार्ट जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो सी पार्ट अंदर की तरफ है, जो कि ओव्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाहर वाला रीजन हमारा ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? ओवरी दैट कंटेन्स पॉलन व्हिच डेवलप्स इनटू सीड्स, कंटेन कर रहा है पॉलन को, जो कि डेवलप हो रहा है किसके अंदर? सीड के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी हमने बात की थी कि ओवरी जो है वो डेवलप होता है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। अभी हमने बात की थी कि ओवरी जो है वो आगे जाके किस में डेवलप हो रहा है? फ्रूट के अंदर। डी पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो डी पार्ट, तो डी जो है हमारा ये वाले पार्ट में, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक है फिलामेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात किसके? फिलामेंट को। एंड फिलामेंट क्या करते हैं? लिफ्ट करता है एंथर को टू डिस्पर्स्ड पॉलन ग्रेन्स, जिससे कि आसानी से पॉलन जो है वो आगे जाके डिस्पर्स हो जाए। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्ट बैठ रही है हमारी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जो है इसमें जाएंगे। ठीक है, आगे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अभी अभी हमने बात की थी कि यूनि का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल होगा, यानी कि या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा बच्चों या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, और बाइसेक्सुअल में दोनों ही प्रेजेंट हो गए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था अभी हिबिस्कस का, राइट। तो यहाँ पे दोनों पार्ट, बाई मतलब टू होता है, तो दोनों मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी? हिबिस्कस के बारे में। और यहाँ पे जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका? पपाया का जैसे एग्जाम्पल लिया था, वाटरमेलन का जैसे एग्जाम्पल लिया था, जो कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो डिफरेंशिएट करना है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में फ्लावर को, और हमें वन एग्जाम्पल देना है हर एक का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तीसरा देखिए, अभी अभी हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था, लिस्ट 2 रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितनी अच्छे से अभी हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज वहां पे दो अलग अलग गैमेट्स की, दो सेपरेट या फिर दो ऑपोजिट गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, या ऑपोजिट गैमेट्स की या ऑपोजिट सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए हमें वहां पे वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलती है। ये बात समझ आई? ठीक है, और वेरिएशन देखने को मिलती है, और एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो रही, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। जो सेल का डिवीजन होता है, जो पूरा टाइम है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होने का या डीएनए रेप्लिकेशन होने का, क्रोमोसोम्स का बनने का, एक लंबी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो वेरिएशन इसलिए ज़्यादा हमें देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अमंग दी प्रोजेनी, राइट। ये बात क्लियर एकदम। उसके बाद देखते हैं अब दूसरा पार्ट जो हमें दिया गया है कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज ए इन दी डायग्राम। हमें ए बताना है। व्हाट इज ए? बेटा ध्यान से देखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अच्छे क्वेश्चंस में मैं इसको रखूंगा, 2016 में पूछा भी गया था, राइट। तो ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज ए, तो ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलन ग्रेन को, और 1000 बार बच्चे इसमें कई गलती करते हैं जिसको वो स्टिग्मा के साथ जोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्टिग्मा के साथ कई बार कंफ्यूज होकर जोड़ देते हैं, लेकिन जो बी पार्ट है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बी पार्ट है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्टिग्मा को। अच्छे से समझ आया ना? ध्यान से देखना। अब अगला पार्ट क्या पूछता है? हाउ डज ए रीच पार्ट बी? कैसे ए जो पहुंचेगा पार्ट बी पे?
भाई पॉलिनेशन की प्रोसेस से। ए क्या है? ए है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को पहुंचना है स्टिग्मा पे, तो कैसे पहुंचेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन की प्रोसेस से आसानी से पहुंच पाएगा। वही तो है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट सी। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट सी। तो पार्ट सी इज द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है? पॉलन ट्यूब इन मेल गैमेट्स को, ये जो मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट को आगे लेके जाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एकदम क्लियर? हाँ, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट सी। पार्ट सी जो है पॉलन ट्यूब है, और पॉलन ट्यूब क्या कर रही है? मेल गैमेट को यहां से आगे ओव्यूल्स तक लेके जाने में, यानी कि ओवरी के अंदर लेके जाने में अपना रोल प्ले कर रही है, राइट? ये बात भी क्लियर हो गई। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज ओवर। तो ये ओव्यूल्स थे बेटा अंदर ओवरी। हमने अभी सीखा था कि ओव्यूल जो हैं वो सीड में आगे डेवलप हो जाते हैं, और ओवरी आगे क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि ओव्यूल जो हैं ये आगे जाके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये सीड का फॉर्मेशन करेंगे, सीड क्वाड बनाएंगे, थिक क्वाड बनाएंगे। सीखी थी ना हमने कि क्वाड में बन जाएंगे, वो सीड बन जाएंगे, और ओवरी जो थी आगे जाके वो क्या बना देगी? वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया है, मजा आ गया। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये तो बात रही किसकी? मेल पार्ट फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एक सवाल जरूर आता है, ह्यूमन जो यूज करते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, जहाँ पे हम दो टाइप से बात करते हैं, मेल गैमेट्स के बारे में और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स के बारे में, ठीक है जी। जो मेल गैमेट्स हो गए जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स, और दूसरी जो हम बात करते हैं किसकी? फीमेल गैमेट्स की, जिसको हम बोलते हैं ओवा या फिर एग। दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है तो बनता है क्या? जाइगोट। और इन दोनों के फ्यूजन होने वाली प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका? फर्टिलाइजेशन का। किसका नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल बेसिक सी बात, बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जाइगोट आगे क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो आगे जाके जो है वो क्या बनाएगा? फीटस का फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल बेसिक सी बात, ये पूरा एक नजरिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही प्रोसेसिंग, यानी कि जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा था, स्पर्म्स नहीं थे, वहां पे हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात की थी। प्लांट्स में भी जाइगोट बना था, फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो बना, आगे सीड और फ्रूट बने, फीटस नहीं बना। फीटस यहाँ में एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं। बच्चों एडोलेसेंस क्या होती है? सबसे पहले एक एज आती है यहाँ पे जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस यानी कि प्यूबर्टी की जो एज होती है, या प्यूबर्टी से एडोलेसेंस की तरफ पहुंचना, जहाँ बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि वॉइस में चेंज होना, मॉस्टेचिस का डेवलप होना बॉयज़ में, गर्ल्स में भी अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन होना, काफ़ी सारे चेंजेस, एक ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल या बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होती है? देयर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होना, डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से, जो चेंजेस दोनों में देखने को मिलते हैं, राइट। और ये चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी की जो एज होती है ये लगभग मेल में या फिर मैं बॉयज़ में अगर बात करूँ तो ये हमें देखने को मिलती है 12 से 14 के बीच में, और जबकि गर्ल्स में या फीमेल्स में अगर मैं बात करूं तो ये हमें देखने को मिलती है 10 से 12 या कई बार 14 की एज में भी, रेयर केसेस में, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, राइट। गर्ल्स में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होना, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स, द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। वही जो चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बॉयज़ की अगर हम बात करें, दे हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, हेयर ग्रोथ होना, ठीक है। और further the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either daydreams at the night। तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कोई कॉमन, और मेल और फीमेल में कॉमन चेंजेस क्या होते हैं। इस पर कई बार डिफरेंस आ जाता है, ध्यान रखिएगा। एज अ क्वेश्चन जो है डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो फ्रेम्ड हो जाता है। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। तो जैसे कि हमें थिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है आर्मपिट्स में और जेनाइटल एरिया में, ये कॉमन चेंजेस हैं जो हमें दोनों में ही बच्चों देखने को मिलते हैं। स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली हो जाती है, जनरली देखने को मिलती है, में रिजल्ट इन द पिंपल्स। और ये एक पॉजिटिव साइन है पिंपल्स का आना। कई बार शाय फील करते हैं बच्चे, जो देखा गया है प्यूबर्टी के एज में, बिकॉज ऑफ द पिंपल्स आ गए चेहरे पे। लेकिन ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस जो आते हैं ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं, और इन चेंजेस को बच्चों
हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से नाम से? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। प्राइमरी सर, फिर प्राइमरी क्या होंगे? जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव का प्रेजेंट होना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्रेजेंट होना, ये प्राइमरी इंडिकेशन है सेकेंड कैरेक्टर से। ठीक है, गर्ल्स में अगर स्पेसिफिकली देखें, चलो ये तो कॉमन है कि ऑयल स्किन होना, आर्मपिट्स या हेयर जेनिटल रीजन में हेयर की ग्रोथ होना, आर्मपिट और उसके अलावा पिंपल्स आ जाना, राइट, ये कॉमन दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली गर्ल्स के अंदर जैसे कि ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज़ की अगर बात करें तो थिक हेयर देखने को मिलती है ग्रोथ ऑफ द फेस पे। वॉइस आपने देखा होगा कि चेंजेस आते हैं, दोनों में चेंजेस आते हैं, वॉइस में भी यहाँ पे कॉमन चेंजेस हैं दोनों की। लड़कियों की आवाज़ जो वॉइस पतली होती चली जाती है, बॉयज़ की थोड़ी थिक हैवी होती चली जाती है, भारी हो जाती है, पिच चेंजेस होती है बेसिकली वॉइस में दोनों की। तो वॉइस बिगिन टू क्रैक यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो सिग्नल्स हैं, दैट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी किस वजह से आ रही? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। मेल के अंदर अलग हार्मोन बन रहे हैं, फीमेल के अंदर अलग हार्मोन बन रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग जो चेंजेस दोनों में देखने को मिलते हैं। यही प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी से पहुंचते हैं एडोलेसेंस की तरफ, जहां तक वो चेंजेस उनके अंदर देखने को मिलते हैं। हाइट चेंजेस आते हैं दोनों में, और गर्ल्स में आपने देखा होगा पैल्विक रीजन थोड़ा सा ब्रॉड होना, बॉयज़ में आपने देखा होगा शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड होना, तो ये स्ट्रेंथ बनती है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें। चलिए, तो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब भी हम किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं बच्चों, तो हम उसको बनाने वाले जो पार्ट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस के अंदर, तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो उसको बनाने वाले पार्ट कौन से हैं या पर्टिकुलर ऑर्गन कौन से हैं, क्योंकि ये तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया ना। इस ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि हमें स्क्रोटम देखने को मिल रहा है, टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गई, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यूरेथ्रा हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने को मिलते हैं। नो, व्हाट इज स्क्रोटम बच्चा? यहाँ पे स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज सिंपल, स्क्रोटम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। टेस्टिस जो है बॉडी के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो है बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज चाहिए, कि जो मेन टेस्टिस का काम है ना, टेस्टिस का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन होना, तो एक स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की रेंज की रिक्वायरमेंट है, जो कि उसको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए नेचुरली बॉडी के बाहर जो है ये प्रेजेंट है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गए हमारे टेस्टिस, जिसके अंदर जो स्क्रोटम हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी, जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या है? तो इन सिंपल आप इसको स्क्रोटम को एक पाउच भी बोल सकते हो। ठीक है, इन सिंपल आप इसको एक पाउच भी बोल सकते हो, इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। ठीक है, हैंग होते हैं बॉडी से बाहर, टेस्टिस जो है वो हैंग होते हैं। कैसे होते हैं? हैंग होते हैं, हैंग आउट साइड द बॉडी। ठीक है, हैंग होते हैं आउटसाइड द बॉडी, ये टेस्टिस हो गए। टेस्टिस जो होते हैं हमारी ओवल बॉडीज है, दैट एवरेज अबाउट 1.5 to 1.3 इंचेस एंड 4 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 4 से 7 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ हो गई, और इंचेस की अगर बात करूं अबाउट इतने इंचेस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इतनी लेंथ हो गई। टेस्टिस हैव 2 प्राइमरी फंक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाता है, फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, अभी हमने बात की जनरल फंक्शन, सबसे पहले क्या करेगा कि ये हार्मोन बनाएगा। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन प्रोडक्शन। तो जो आप मेन हार्मोन पढ़ते हो, जिसको आप क्या नाम देते हो? वेरी गुड, जिसको आप क्या देते हो? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन बना दिया, और उसके बाद इसका जो दूसरा मेजर फंक्शन है क्या? स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये 2 मेजर फंक्शन है बेटा, ये ध्यान रखते हैं आपको, स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। बच्चों, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, यही जो अभी हम लोग चेंजेस की बात कर रहे थे ना, कि बॉयज के अंदर वॉइस का चेंजेस आना,
मॉस्टेचेस आना, वॉइस चेंजेस होना, आर्मपिट्स में ग्रोथ होना, हेयर्स की जेनिटल रीजन में ग्रोथ होना, यही वो है टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लीड करता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसकी वजह से बन पा रहे हैं, राइट। उसके बाद जो वासा डिफरेंस हो गई, अब वासा डिफरेंस क्या है, वासा डिफरेंस जो है आपकी एक ट्यूब हो गई, वासा डिफरेंस क्या है, आपकी एक ट्यूब हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये वो ट्यूब है वासा डिफरेंस, ये रही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो ट्यूब है जो क्या करती है, यहाँ पे सबसे पहले होती है एपिडाइडमिस, अगर आप ध्यान से देखोगे एपिडाइडमिस के बाद जो आगे हमें देखने को मिल रही है वो है वासा डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस लेके आती है स्पर्म्स को, क्या करती है, स्पर्म्स को लेके आती है। स्पर्म जो है वो एक सेल है, ठीक है, स्पर्म क्या है, अपने आप में एक सेल है, राइट। अच्छा, दो वर्ड्स में अभी हम डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे बेटा यहाँ पे कि स्पर्म्स और सीमन में क्या डिफरेंस होता है, स्पर्म वर्सेस सीमन, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखो टेस्टिस ने बनाया स्पर्म्स को, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इनको बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं सेल्स को। अब इसने बनाया, इसने दे दिया आगे एपिडाइडमिस को, एपिडाइडमिस ये अटैच्ड होती है टेस्टिस के साथ और ये आगे बढ़ गई जो कि वासा डिफरेंस को दे देती है। तो वासा डिफरेंस सिंपली क्या कर रही है, कैरी कर रही है स्पर्म्स को, कैरी स्पर्म्स, ठीक है। सिंपली आप ये बोल सकते हो कि स्पर्म्स को कैरी कर रही है कहां से, यहां एपिडाइडमिस से, और आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है कहां पे, सेमिनल वेसिकल्स तक, ठीक है। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि कैरी किया इसने स्पर्म्स को, या ट्रांसपोर्ट किया इसने स्पर्म्स को, या लेके आई, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसने लिया स्पर्म्स को, कैरी किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया आगे किस तरफ, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं बेटा इनके साथ, ग्लैंड्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला था कि एक ऑर्गन सिस्टम को बनाने वाले कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे हमने मेजरली बात की थी कि टेस्टिस हो गए, स्क्रोटम हो गए, वासा डिफरेंस हो गए, एपिडाइडमिस हो गई, राइट, यूरेथ्रा हो गई, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गई, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम के साथ ग्लैंड्स का एसोसिएशन है। बट ये ग्लैंड्स ही हैं, ये ग्लैंड्स ही हैं जो इस स्पर्म से इसको सीमन बनाती है, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि स्पर्म तो अपने आप में एक सेल है, सिर्फ स्पर्म अपने आप में एक सेल है, लेकिन सीमन के अंदर क्या क्या है, सीमन उसको एक वाइटिश फ्लूइड है, जो उस वाइटिश फ्लूइड के अंदर सेल प्रेजेंट है, उस वाइटिश फ्लूइड के अंदर, ऐसा मानिए कि ये सीमन हो गया, सीमन के अंदर जो है, जो स्पर्म एक सेल है, वो सेल प्रेजेंट होती है। अब ये सीमन ही है उसको जो लुब्रिकेशन दे रहा है, सीमन ही है उसके अंदर, यानी कि ग्लैंड्स का ही सिक्रीशन है जो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन है जो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन है जो उसको आगे मूव कराने में हेल्प करता है तेजी से, ठीक है, एनर्जी मिलती है उसको। तो सेमिनल वेसिकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। यूरेथ्रा आता है बेटा, यूरेथ्रा जो है वो फाइनल पासेज होता है, जैसे कि ये रहा यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा जो है ये एक फाइनल पासेज होता है जो पेनिस से इनको स्पर्म्स को बाहर पास कराने में अपना रोल प्ले करता है। ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आपको समझने में और भी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक स्पर्म का डायग्राम है ये, ठीक है, ये एक स्पर्म का डायग्राम है, राइट। और ये एक आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जिसके अंदर सेमिनल वेसिकल्स हो गई, उसके अलावा कपर्स ग्लैंड हो गई या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गई। तो ये हेल्प करती हैं बेटा आगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टेल प्रेजेंट होती है, मेजर देखें तो मिडिल पीस होता है, और नेक हो गया और हेड हो गया, राइट। इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है जो एग के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज होता है, और एक्रोसोम होते हैं जो एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आगे जाके हेल्प करते हैं ओवा के साथ फ्यूज होने में, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है आपको। और इसके पास अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो एक स्पर्म का डायग्राम है, आप ऐसा कोई नहीं पढ़ते। तो बेटा सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल वेसिकल जो है एक ग्लैंड्स है, ठीक है, क्या है, ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये ऐसा समझिए कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, क्या कराती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सिंपल वर्ड में आपको समझना है, तो न्यूट्रिशन देने का काम करती है बेटा। इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड की जो लोकेशन है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है इसको आगे जैसे कि जो लुब्रिकेशन एक तरीके से प्रोवाइड कराना, बोबर कॉपर्स ग्लैंड भी होती हैं जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। तो कुल मिला के ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स और ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये इसको एक लिक्विड बना रही हैं, ठीक है। लिक्विड मेरे कहने का मतलब है कि जो एक स्टिकी नेचर प्रोवाइड करा रही हैं, दूसरा जो है इसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये सीमन बना रही है, सेल को सीमन बनाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इनके लुब्रिकेशन की वजह से वो सीमन बन रहा है, आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से क्या मिल रही है, तो दोनों ही ग्लैंड जो हैं, वैसे तो 3 और भी होती है लेकिन आप जनरली 2 पढ़ते हो यहाँ पे क्लास 10th में, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बोथ ग्लैंड्स, अगर मैं बोथ ग्लैंड्स के लिए लिखूं
तो बोथ ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और जो मैं लिक्विड बोल रहा हूं यानी कि उसको एक फ्लूइड बनाती है, ठीक है जी। फ्लूइड कहने का मतलब है कि उसको फ्लूइड बनाती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, मेक इजली ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या मेक इजली ट्रांसपोर्ट, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाती हैं ये जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है बेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी जो है इसके अंदर अच्छे से समझनी है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, तो उसको बनाने वाले पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की, तो उस सिस्टम को जो जो पार्ट्स बना रहे हैं उनको पहले डिस्कस कर लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूट होता है पेयर ऑफ ओवरीज से। पेयर ऑफ ओवरीज यानी दोनों साइड एब्डोमेन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, एक बात। दूसरा यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज हो गए। दूसरा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो है वो इसको बनाती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। फेलोपियन ट्यूब हो गए। तीसरा बैग लाइक स्ट्रक्चर यूटरस जो है वो इसको बना रहा है। सर्विक्स हो गए चौथा। पांचवा वेजाइना हो गए, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो इसको बनाती हैं, ठीक है जी। तो सर्विक्स, वेजाइना, ग्लैंड्स हो गई। एंड पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड जो है वो इस पार्ट में तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी जो है इस सिस्टम का तो ही लेकिन रिलेट करता है इससे, क्योंकि बर्थ के टाइम पे जब पार्चुरेशन हो रहा होता है तो फर्स्ट मिल्क जो निकलता है वो फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही आता है, पार्चुरेशन के बाद ही आता है, चाइल्ड बर्थ के बाद ही आता है, इसलिए इसको रिलेट करते हैं। ओवरीज, भाई ओवरीज के बारे में सबसे पहले जो हम बात करते हैं क्या बोलते हैं कि पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। अब पहली बात। दूसरी कि ये जो ओवरीज हैं ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं फीमेल जर्म सेल को, प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल जर्म सेल। यानी कि जर्म सेल का मतलब क्या बोल दिया हमने, जर्म सेल्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एग या फिर ओवा के बारे में, ठीक है, एग या फिर ओवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उसका प्रोडक्शन करती है। दूसरी बात एक हो गई, दूसरी पेयर ऑफ ओवरीज हो गई, प्रोड्यूस करती है फीमेल जर्म सेल्स को। भाई ये गैमेट्स हैं एक तरह के या जर्म सेल्स हैं जो ओवरीज जो हमारी प्रोड्यूस कर रही है। ओवरीज जो है वो अटैच्ड होती हैं बेटा, यहां ध्यान रखिएगा कि कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं, राइट। और ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करती हैं, एक विमेन जो है, एक महिला जो है अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने एग प्रोड्यूस करेगी बाय बर्थ ही डिसाइडेड होता है। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन वो एग जो होते हैं बच्चों वो मैच्योर होते हैं, ये एग जो होते हैं, ये ओवा जो होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। और इनकी जो मैच्योर होने वाली जो स्टेज होती है बच्चों, ये मैच्योरिंग स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। कहां से, प्यूबर्टी से, ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर भी आते हैं, फिर एग का बनना, ठीक है, गैमेट्स का बनना, राइट। तो ये मैच्योरिंग की स्टेज होती है। तो ये मोटी मोटी बातें इनके बारे में। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो है बेटा ये वो ट्यूब है, ये वो ट्यूब है जो इन गैमेट्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है, इन गैमेट्स को ट्रांसफर करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। मानो कि ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे जेनाइटल ट्रैक तो नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। यहां आपने देखा कि ओवरीज प्रेजेंट थी, यहां आपने देखा कि ओवरीज प्रेजेंट थी। अब ओवरीज क्या कर रही हैं, एग को बना रही हैं, ओवरीज क्या कर रही हैं, एग को बना रही हैं। अब ये एग जो है वो यहां से ट्रांसफर होते हैं कहां की तरफ, आगे यूट्रस की तरफ, ठीक है, आगे यूट्रस की तरफ जो है ये एग जो है बेटा ट्रांसफर होते। तो यानी कि पहला काम क्या हो गया बच्चा, इसका पहला काम क्या हो गया, ट्रांसफर करना एग को, ट्रांसफर ऑफ एग या फिर ओवा, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम बेटा जब यहां से मेल गैमेट्स आते हैं ना, जब मेल गैमेट्स एंटर करते हैं वेजाइना से सर्विक्स की तरफ, जब मेल गैमेट्स आते हैं तो मेल गैमेट्स कहां पहुंचते हैं बेटा, मेल गैमेट्स को पहुंचना होता है यहां ओवा के पास। तो यहां पे कई इसके और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे फिम्ब्राई हो गया, यहां एम्पुला हो गया, स्थमिक हो गया, और भी कई पार्ट्स देखने को मिलते हैं।
तो भाई यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन इस ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काम हुआ फेलोपियन ट्यूब का। यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस जो है बेटा, हम बात कर रहे हैं कि यूट्रस जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मानो कि हमारा ये यूट्रस है, तो यूट्रस कैसा होता है, नंबर एक बात, यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां पे इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कि यहां इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एक सेल का मास बन गया, राइट, वो सेल का मास आके यहाँ पे आ जाता है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में यूट्रस के अंदर। ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाया मैंने, राइट। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन, वो जो सेल का मास है बड़ा सा, वो यहाँ इस यूट्रस के अंदर आ जाता है बच्चों। ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन का नाम देते हैं, क्योंकि इम्प्लांट हो गया, राइट, इम्प्लांट हो गया। अब यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है इसका। इसी यूट्रस से होते होते जो एग्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं जब वो फर्टिलाइज नहीं होते, पढ़ेंगे उसके बारे में भी अभी। तो भाई ये क्या है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मेजर इसका काम क्या है कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो यहीं पे होता है। यूट्रस में क्या होता है, फीटस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फीटस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फीटस डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। तो यूट्रस का फंक्शन हो गया। अब कंडीशन आती है बच्चों कि अच्छा क्या होगा, फीटस का डेवलपमेंट हमने मान लिया, लेकिन तब क्या होगा जब एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, जब व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, चलो पहली कंडीशन हमने ली कि जब एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, वो प्लांट होगा यूट्रस के अंदर, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। जब जाइगोट प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर, इसको अभी हमने पीछे क्या बोला, इम्प्लांटेशन का नाम दिया, इम्प्लांटेशन का नाम दिया। और वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो आगे फिर आगे फीटस बनाएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेगा मदर के ब्लड से with the help of the special tissue which is called the placenta। बेटा प्लासेंटा जो है इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन है। प्लासेंटा जो है इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन है। आप ध्यान से देखिए इसको कि एक प्लासेंटा को दिखाया गया है, इसके अंदर विलाई है, ये प्लासेंटल मेम्ब्रेन हो गई, एम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके थ्रू ये प्लासेंटा जो है ये जुड़ा हुआ है। ये प्लासेंटा जो है ये जुड़ा हुआ है, यह रहा ये प्लासेंटा, इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ये जुड़ा हुआ है, ये रहा प्लासेंटा। ठीक है जी, ये रहा ये प्लासेंटा, ये रहा, राइट। तो इनके एक मदर के बीच में न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है, वेस्ट का जो रिमूवल होता है, वो इस प्लासेंटल टिश्यू की हेल्प से ही होता है, टेम्पररी बनता है ये, राइट। तो इट प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और वेस्ट मटेरियल को निकालना। गैसियस एक्सचेंज होता है इनके अंदर बेटा, हार्मोनल एक्सचेंज होता है। प्लासेंटा कई अपने हार्मोन बनाता है, हार्मोन्स आप इस लेवल पे अभी नहीं पढ़ते, तो ये प्लासेंटा का काम हो गया जो टेम्पररी बनता है। ठीक है, तो जब बेटा एग फर्टिलाइज्ड होता है, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस के अंदर जो एक बोलते हैं ना कि डिलीवरी का जो पूरा टाइम होता है बेटा, कितना होता है, 0 to 9 मंथ्स हम इसको लेते हैं। इट्स अबाउट द 9 मंथ, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जहां पे डेवलपमेंट होता है बेबी का पूरा, जो ह्यूमंस का होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। एक एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स का होता है, 22 महीने का लगभग। ह्यूमन का 9 मंथ्स का, राइट। तो प्रेगनेंसी पीरियड जिसको हम बोलते हैं आसान शब्दों में, तो टाइम पीरियड जिसे हम बायोलॉजिकल वर्ड्स जेस्टेशन पीरियड का नाम देते हैं। ये दिखाया गया एक चार्ट के थ्रू बहुत ही सुंदर कि डे 1 में जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ, देखो ओविडक्ट है, ये ओवरी है, यहां से आया स्पर्म आए होंगे और यहाँ पे एग फर्टिलाइज्ड हुआ। डे 1 में कितना हुआ, माइटोसिस हुआ, यहाँ पे सेल डिवाइड हो रही है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन चल रहा है, और एक पॉइंट पे आके डे 9 अटैच हो गया यूट्राइन वॉल से, और यहाँ पे आके वो इम्प्लांट होता है। बच्चों क्या होता है जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता, यूट्रस क्या करता है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ कि भाई एग आएगा, मैं उसकी केयर करूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। यूट्रस के अंदर कई लाइनिंग होती है, यूट्रस की वॉल होती है, जैसे एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियम को, जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जिसे हम एंडोमेट्रियम का नाम दे रहे हैं। यूट्रस प्रिपेयर करता है, और ये एंडोमेट्रियम क्या कहते हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। तो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। The lining of the uterus becomes thick and spongy, required to support the embryo। ये इंटरनल लाइनिंग जो है ना, ये बाहर वाली होगी बेटा, ये बीच वाली होगी। पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, और एंडो मतलब इनर, एंडो मतलब अंदर वाली। ये क्या करती है, खुद को ये बना रही है। अब जब एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस लाइनिंग का क्या काम, जब एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ
तो इस लाइनिंग का क्या काम? When a fertilization had not take place, this lining is not needed any longer. This lining breaks and comes out through the vagina as a blood and mucus. जब एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो उस एंडोमेट्रियम लेयर का क्या काम? तो वो लेयर जो है बाहर आने लगती है, वो लेयर बाहर आने लगती है विद द म्यूकस, ब्लड, एंड दिस साइकिल्स अराउंड द 28 डेज, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। आसान शब्दों में हम इसको पीरियड्स बोलते हैं, राइट? तो ये साइकिल रिपीटिशन होती है, बार बार होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, और जो ब्लड निकलता है उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। ठीक है जी, जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे उसी से रिलेटेड बच्चों, इन क्वेश्चंस पे भी जरा नजर मार लेते हैं। The figure given below shows a female reproductive system in human with the label A to D. Match the labeling referred to in a column 1 and 2 correlate with the function of the column 2. तो यहाँ पे जो A पार्ट है हमें उसका फंक्शन एक्चुअल में बताना है। बच्चों देखो यहाँ पे ये जो A पार्ट है ये हमें क्या दिख रहा है? ये हमें ओविडक्ट दिख रहा है। प्रोड्यूस करता है ओवम को? नहीं। क्या ये ओवम प्रोड्यूस करता? नहीं। ओवम कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। तो बी का क्या हो गया हमारा? जो प्रोड्यूस करता है ओवम, ये हो गया हमारा ओवरी। ठीक है, तो क्या हो गया? यानी बी का हुआ हमारा ए, सीधा सीधा। ठीक है, बी का हुआ हमारा ए। अगर हम देखें तो बी का ए हमारा एक तो बी वाले में है और डी वाले में है, यानी कि हम ए और सी ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ए पे क्या है हमारा? ए पे है हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होती है? ये साइट है फर्टिलाइजेशन की। अभी हमने बात की थी ना कि फर्टिलाइजेशन की साइट है, तो ए का हो गया सेकंड। बच्चों ए का सेकंड किस में है? देखो ए का सेकंड हमारा डी वाले में है, ए का सेकंड हमारा डी वाले में, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर जो है वो डी ही बनेगा। ठीक है, और देखिए जरा सी पार्ट कहां पे है बच्चों? सी पार्ट ये रहा, वेजाइना हो गया, ये बाहर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्या होता है इससे? ब्लड और म्यूकस जो है वो बाहर आते हैं, ब्लड और म्यूकस बाहर आते हैं, तो यानी सी का हो गया हमारा इसके अंदर 4 हो गया। ठीक है, हाँ, और देखिए जरा, नहीं एक मिनट, जरा डी का हो गया हमारा यहाँ पे एंडोमेट्रियम, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हमारा क्या होगा? डी का। तो डी का हो गया हमारा 3। तो डी का 3 हमारा किस में होगा बच्चों? डी का 3 जो है हमारा इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डी का 3 यहाँ पे हो गया, सी का 4 हमारा इसमें हो गया, बी का 1 यहाँ हो गया। ओके, हमने बाकी नहीं देखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, द फिगर गिवन बिलो शो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ 1 to 4। अब देखिए अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की गई है। ये ग्लैंड्स हैं, ये बाहर लेयर, और ये टेस्टिस हो गए हमारे। ठीक है, यूरेथ्रा हो गया। तो द फिगर गिवन बिलो शो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द लेबल 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन। अब हमें बताना, देखो ए पे ब्लैडर है, 1 पे ब्लैडर है। क्या 1 पे ब्लैडर है? नहीं, ये तो एक ग्लैंड है बच्चों, ये तो एक ग्लैंड है। ब्लैडर कहां है? ब्लैडर तो आगे है, ब्लैडर तो ये रहा, इस तरफ है ब्लैडर। ये ब्लैडर नहीं है, ये ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा एसेंशियल फॉर द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। नहीं। स्क्रॉटम, वेयर इज स्क्रॉटम? यहां पे हमें दिखाया गया है पार्ट 2 में। क्या पार्ट 2 स्क्रॉटम है? नहीं भाई, पार्ट स्क्रॉटम तो ये रहा, स्क्रॉटम तो ये पार्ट है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। नंबर 3 पे क्या है? यूरेथ्रा। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक यूरेथ्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक कॉमन पैसेज होता है किसका? स्पर्म्स को भी पास करने का और यूरिन को भी पास करने का। टेस्टिस। नंबर 4 पे टेस्टिस, इट्स सिक्रेशन फॉर्म 20 to 30% ऑफ द सीमन। नहीं भाई, इट्स सिक्रेशन नहीं, ये तो ग्लैंड का किसी का फंक्शन है। टेस्टिस तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन तो ठीक है, लेवल तो ठीक दिखाया, लेकिन ये सिक्रेशन नहीं कर रहा, सीमन को फॉर्म नहीं करता। सीमन तो तब फॉर्म होता है जब हम ग्लैंड्स के साथ ये एसोसिएट करते हैं, राइट? तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following option contains male reproductive organs of the humans? तो देखिए सेमिनल वेसिकल, यूट्रस, पेनिस। यूट्रस नहीं होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following option contains male reproductive organs of the human? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यूट्रस नहीं होगा तो ये तो कट गया। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, पेनिस होता है, वॉसा डिफरेंस होता है, वजाइना नहीं होता, सर्विक्स नहीं होता, स्क्रोटम होता है, सेमिनल वेसिकल होता, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलिए कुछ बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों, कि ये हमें क्या बताती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी है। वैसे तो हेल्थ की डिफाइन अगर हम देखें तो हेल्थ का मतलब है कि तीनों ही एस्पेक्ट्स में मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को, तभी एक WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम उसे हेल्थी इंडिविजुअल का नाम देते हैं, राइट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction, for example physical, emotional, social
एंड बिहेवियरल वेलबींग होना चाहिए, तब भी हम इसको सही एक हेल्दी इंडिविजुअल का नाम देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने किसी को देखा कि अच्छा उनकी बहुत अच्छी बाइसेप्स है, अरे बहुत बड़े, पता नहीं वो साइकोलॉजिकली या मेंटली कितने तनाव में है, तो उसको हम करेक्ट एक डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन जो हमारी बनती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली बनती है, WHO के अकॉर्डिंगली। आगे देखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसके अंदर आती हैं, एसटीडीज जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो एसटीडीज क्या होती हैं? एसटीडीज यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कई डिजीज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जैसे कई बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, कुछ वायरल डिजीज होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज में गोनोरिया और सिफाइलिस जैसी डिजीज आती हैं। वायरल डिजीज में जैसे कि वॉट्स हो गई और HIV एड्स का हम इसमें एग्जांपल वर्ड्स हैं। वॉट्स लाइक मसा लाइक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होना जेनिटल ऑर्गन्स में। HIV के बारे में आप जानते हो कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इस ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है, RNA वायरस होता है ये, जिसकी वजह से डिजीज होती है। गोनोरिया और सिफाइलिस बैक्टीरियल डिजीज हैं, इचिंग होना, पेनफुल सेंसेशन होना यूरिन पास करते हुए या आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनके अंदर, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल डिजीज के। यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट दिस इन्फेक्शियस टू सम एक्सटेंट। कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्डम्स आते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, एसटीडीज से बचाने में। चलिए आगे बात करते हैं, इट इज नाउ व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। देखिए रुकावट, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है रुकावट। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, हमें प्रेगनेंसी में रुकावट लानी है, रोकना है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। रुकावट अल्टीमेटली बैरियर का काम करना पड़ेगा। दैट कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा। ओवा को फर्टिलाइज्ड होने से बचाना है, यानी कि एग और स्पर्म के यूनियन को रोकना है। तो कैसे रोक सकते हैं? कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन के, जैसे कुछ होते हैं मैकेनिकल बैरियर, कुछ होते हैं केमिकल बैरियर, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD, और कुछ होते हैं सर्जिकल मेथड्स। मैकेनिकल बैरियर में बाहर से यूज करने वाले जो मेथड्स हो गए, जैसे कॉन्डम्स हो गए, सर्वाइकल कैप का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल में आप समझ रहे हैं, केमिकल है तो पिल्स का यूज करेंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में कॉपर टी जो सबसे ज्यादा चलन में होती है, और लूप का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइसेस हैं ये, यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है, यू आ गया तो यानी इनका यूट्रस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल मेथड जहां पे छोटी सी सर्जरी के थ्रू हम गैमेट्स के फ्यूजन को रोकते हैं, जैसे वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। मेल और फीमेल के अंदर ये अलग अलग तरह से की जाती है, कैसे करते हैं उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। कुछ डिवाइसेस जैसे फिजिकल बैरियर में आता है, फिजिकल बैरियर में टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म्स, यूज ऑफ कॉन्डम्स, जैसे ये मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एक बैरियर मेथड्स में एक सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है कि किस तरह इसको वजाइना में जो है वो फिट किया जा रहा है। डायफ्राम्स का इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्पर्म्स को। ये यहाँ लगा दी गई है, यानी कि स्पर्म्स की एंट्री को रोकेगी यूट्रस में जाने से। केमिकल मेथड्स में कुछ जैसे सहेली, एक गवर्नमेंट की पिल थी नॉन स्टेरॉइडल, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस ऑफ ओरल पिल्स चेंज कर देते हैं हार्मोनल बैलेंस को बॉडी में, और जिसकी वजह से सही टाइम पे सही अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो जिससे ओवा की प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है। सो दीज चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड may have side effects। कई ओरल पिल जो होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर हम इनका एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं या रेगुलर मैनर में इनको इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है आपकी बॉडी में एग्स के बनने की, इन हार्मोन्स का सही इस्तेमाल जो हो रहा है बॉडी में, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जिसे हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनके ऊपर सवाल भी आता है, तो कॉपर टी। अब कॉपर टी क्या करती है? कॉपर टी यानी कि कॉपर आयन जो है ये रिलीज करती है। ये कॉपर आयंस क्या करते हैं? ये स्पर्म्स की मोटालिटी को सप्रेस करते हैं, ये स्पर्म्स को मूव करने से रोकते हैं। ये जब कॉपर टी यानी कि यूट्रस में टी शेप्ड है तो इसलिए इसको कॉपर टी नाम दिया जाता है। और लूप जो होती हैं इनको हम प्लेस करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, नाम से ही पता लग रहा है कि इंट्रा मतलब अंतर, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर इन डिवाइसेस को फिट किया जाता है। ये आमतौर पे आप खुद से फिट नहीं कर सकती, जो महिलाएं हैं इनको नर्सेज या डॉक्टर्स की हेल्प से इनको फिट कराना पड़ता है। इनकी एक ड्यूरेशन होती है, कुछ मंथ्स की, कुछ ईयर्स की, डिपेंड करता है। तो ये इनमें से कॉपर आयन रिलीज होते हैं जब स्पर्म्स एंटर करते हैं, तो कॉपर आयन रिलीज होने की वजह से स्पर्म्स जो है वो यहीं रुक जाते हैं। स्पर्म्स आसानी से आगे की तरफ जो है वो मूव नहीं कर पाते, राइट, सप्रेस हो जाते हैं। तो प्लेस होती है यूट्रस में टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड्स में, सर्जिकल मेथड्स में सर्जरी की जाती है, जैसे यहां बात की गई है वैसेक्टमी के बारे में, यहां बात की गई है वैसेक्टमी के बारे में।
टमी मतलब होता है कोई भी सर्जरी, वैसे मतलब कि जो वैसे डिफरेंस की सर्जरी जो की जाती है इसमें। अब देखिए यहां से स्पम्स आएंगे और जब यहीं से हमने स्पम्स को रोक दिया, यहीं इसको कट करके टाई कर दिया, तो वो आगे कैसे जाएंगे। सवाल मन में आपके ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, हमने इसको कट करके यहाँ टाई कर दिया, तो क्या आगे स्पम्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। हमने स्पम्स के प्रोडक्शन पे रोक नहीं लगाई है, हमने स्पम्स के ट्रांसफर होने पे रोक लगाई है। ठीक है, कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हमने वासेक्टमी कर दी तो क्या ऐसे में स्पम्स बनेंगे? स्पम्स तो बनेंगे, क्योंकि स्पम्स तो यहां बन रहे हैं ना, हमने तो स्पम्स के ट्रांसफर होने पे रोक लगाई है। ठीक है, बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इसको कराने के बाद मेल और फीमेल, जो वासेक्टमी मेल कराती है, ट्यूबेक्टमी फीमेल कराती है, अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ या नॉर्मल लाइफ जो है वो आगे जाके एंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अपनी। तो कई बार ये मिथ्स होती हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेल्स द वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट दी स्पर्म ट्रांसफर विच इज कॉल्ड द वासेक्टमी। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके ब्लॉक कर देते हैं या कट करके टाई कर देते हैं। यहां से ओवा बन रहा है, अब यहां देखो, यहां पे दोबारा से इसको कट कर दिया और कट करने के बाद वहीं पे टाई कर दिया, तो आगे ट्रांसफर होने से रोक दिया, आगे ट्रांसफर होने से रोक दिया। तो स्पर्म्स भी अगर यहां से एंटर करेंगे तो वो भी आगे नहीं जा सकते, राइट, वो भी आगे नहीं जा सकते, ये ध्यान दें। तो इसको हम ट्यूब्स को कट कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी का नाम देते हैं। बच्चों लास्ट टॉपिक आता है हमारा फीमेल फीटिसाइड्स। आसान शब्दों में कहूं तो कन्या भ्रूण हत्या। यानी कि अगर आप एक एमनियोसेंटेसिस, एक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस होती है किलिंग और द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वम, इनसाइड द वम जो है उसको किल किया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड। बिल्कुल भाई, अगर हम इसी तरीके से जो कन्या भ्रूण हत्या है, यानी कि जो फीमेल फिटिसाइड अगर हम करते रहेंगे, तो मेल्स का जो नंबर है वो समाज में ज्यादा हो जाएगा सोसाइटी में, और फीमेल्स के नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। तो हमें दोनों को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो भाई फीमेल फिटिसाइड्स को रोकना होगा। तो प्रैक्टिस ऑफ killing the female child inside the womb is called the female feticide। नाम से पता लग रहा है फीमेल फिटिसाइड मतलब उसको किल करना, साइड मतलब किल करना फीटस को। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी हमें बैलेंस करना है रेशियो को, दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड द मल प्रैक्टिसेस लाइक अ फीमेल फिटिसाइड एंड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे बड़ा रीजन जो है इसका प्रीनेटल, प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जो बर्थ होने वाला है, उसके सेक्स को, सेक्स मतलब लिंग को डिटरमाइन यानी कि डिटर्मिनेशन करना उसका, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो अगर पहले से, आज के टाइम पे बहुत से कंट्रीज में, इवन इंडिया में बैन है कंप्लीटली, तो कई रूरल एरियाज में या कई अर्बन एरियाज में भी कई मिथ्स होती है कि भाई इसको बढ़ावा दिया जाए या कैसे किया जाए, बढ़ावा नहीं दिया जाए, चुपचाप लोग काम करा लेते हैं फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके बाद वम में ही उसको किल कर देते हैं फीमेल को। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो उसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होना ज़रूरी है, ये बातें समझ आनी चाहिए जो बैलेंसिंग रेशियो है, और एवरी लाइफ जो है वो मैटर करती है भाई, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो को बैलेंस करना है, इसलिए वो एक लीगल ऑफेंस है, तो नहीं है, होना चाहिए ये चीज, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफाइलिस हमने पढ़ी थी, HIV पढ़ी थी, गोनोरिया पढ़ी थी, ये भी है, ये भी है। हेपेटाइटिस एज सच नहीं है, ठीक है, ये हमारी सेक्सुअल एसटीडीज के अंदर नहीं आती। इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी, ठीक है, वुड इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि, और देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर वुमेन यूज कर रही है कॉपर टी को, तो विल इट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? नो। क्यों बेटा? उसके पीछे रीजन है। नो क्यों आएगा? क्योंकि यूट्रस के अंदर हमने कॉपर टी को लगाया था, यूट्रस के अंदर, और वजाइना से सर्विक्स की तरफ अगर हम देखें तो कॉइटस के टाइम पे ये तो अंदर की तरफ फिट है ना, कॉइटस के टाइम पे ये तो अंदर की तरफ फिट है। तो ये सिर्फ इसका काम बचाना नहीं है एसटीडी से, इसका काम है स्पर्म और ओवा के मीटिंग को रोकना, इसका काम एसटीडी से बचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर आएगा नो। चलिए, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों जो यहां से फ्रेम हो सकते हैं। आई होप कि आपको वन शॉट समझ आया हो, अच्छा लगा हो। थोड़ा सा जल्दी हमने इन चीजों को कवर किया है, लेकिन सारी बातें जो है यहाँ पे कवर हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने कुछ और नेक्स्ट चैप्टर्स को लेके। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।